स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आप लोग सुन रहे हैं ग्लोबल म्यूटेशंस फॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर कहानी का एपिसोड 271 टू 280। गोकिजू को वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की कुलीनता प्रणाली के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि उन्हें वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के विस्काउंट की उपाधि प्रदान करने के लिए इतना बड़ा योगदान देना पड़ा था। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की कुलीनता का निस्संदेह अत्यंत उच्च महत्व था, अन्यथा विस्काउंट की उपाधि प्राप्त करने के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं होती। गोकिजुए ने सोचा था कि स्टार क्लस्टर के नेता और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के पास उनसे कुछ प्रश्न हो सकते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कैबिनेट मंत्री द्वारा उन्हें वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर का प्रथम श्रेणी विस्काउंट पदक पहनाए जाने के बाद उन्हें बस अपनी उपाधि के लिए अन्य पुरस्कार लेने के लिए भेज दिया गया। तथाकथित प्रथम श्रेणी का विस्काउंट अधिकांश तारा समूह सभ्यताओं में एक सामान्य प्रणाली थी। कुलीन वर्ग में 5 पद थे और प्रत्येक पद को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। उदाहरण के लिए, एक विस्काउंट प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का विस्काउंट हो सकता है। उन्हें जो प्रथम श्रेणी विस्काउंट की उपाधि प्रदान की गई थी वह विस्काउंट की सर्वोच्च उपाधि थी। किंगफेंग ही वह व्यक्ति था जिसने गोकिजू को उसके अन्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वर्मिलियन बर्ड पैलेस से बाहर तक पहुंचाया। गोकिजू की छाती पर विस्काउंट पदक को देखकर किंगफेंग ने बड़ी ईर्ष्या से कहा, महामहिम विस्काउंट, अब से आपके पास एफ श्रेणी का संसाधन तारा तंत्र होगा। दरअसल ये सिर्फ कुछ संसाधन तारे नहीं थे, बल्कि एक पूरा एफ रैंक संसाधन तारा तंत्र था। गोकिजू ने पहले आउटपोस्ट स्टार को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। फिर भी एफ श्रेणी के संसाधन तारामंडल के भीतर आउटपोस्ट स्टार जैसे ग्रह बैल के बालों की तरह असंख्य थे। गोकिजू को अन्य पुरस्कारों की आवश्यकता ही नहीं थी, इस एक पुरस्कार ने ही उसे भारी लाभ दिला दिया था। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के प्रथम श्रेणी के विस्काउंट के रूप में स्टार क्लस्टर से मिलने वाले पुरस्कार निश्चित रूप से इसी तक सीमित नहीं थे। एफ रैंक संसाधन तारा प्रणाली के अलावा उनके पास 10 लाख एफ रैंक कॉस्मिक वॉरियर्स की कमान भी थी। अपने क्षेत्र के भीतर वह 10 लाख एफ रैंक के कॉस्मिक वॉरियर्स की एक सेना को प्रशिक्षित कर सकता था जो पूरी तरह से उसकी अपनी होती। इसके अलावा उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर हर महीने उसे विभिन्न संसाधन भेजता रहेगा। सरल शब्दों में कहें तो एक बार किसी व्यक्ति को वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर से उपाधि मिल जाने के बाद वह मूल रूप से सेवानिवृत्त हो सकता था और जीवन का आनंद ले सकता था। जब तक वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर का पतन नहीं होता तब तक वे वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर द्वारा प्रदान किए गए शानदार जीवन का आनंद लेते रह सकते थे। बेशक जब तारामंडल युद्ध की स्थिति में आ गया तो इन कुलीनों को तुरंत युद्ध में शामिल होना आवश्यक था। किंगफेंग के मार्गदर्शन में गोकिजू अपने विस्काउंट के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक हॉल में पहुंचे। इस बार उन्हें जो संसाधन तारा प्रणाली प्राप्त हुई वह काफ़ी दिलचस्प थी। इस संसाधन तारा प्रणाली को क्लेन गैलेक्सी कहा जाता था और यह संयोगवश इप्सिलॉन गैलेक्सी के ठीक बगल में स्थित थी। एक संपूर्ण संसाधन संपन्न तारामंडल के अलावा उन्होंने 10 लाख सैनिकों की सेना पर भी कमान हासिल कर ली। 10 लाख सैनिकों वाली ये सेना पूरी तरह से एफ रैंक के कॉस्मिक वॉरियर से बनी थी। आवश्यक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद गोकिजू युद्ध में सीधे इन सैनिकों की कमान संभाल सकता था। वह स्वयं भी ऐसी सेना की भर्ती और प्रशिक्षण कर सकता था। उसके सैन्य प्रशिक्षण के दौरान उपभोग की गई सामग्री की प्रतिपूर्ति वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर द्वारा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उन्हें एक विशाल बेड़ा प्राप्त हुआ जिसमें युद्धपोत, परिवहन जहाज और अन्य कार्यों वाले स्टारशिप शामिल थे। इन अंतरिक्ष यानों के अलावा उन्होंने बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के हथियार और उपकरण भी प्राप्त किए। भले ही उसके पास पहले कुछ भी न हो, लेकिन इस बार उसे जो पुरस्कार मिले हैं वे उसे आकाशगंगा स्तर की सभ्यता का शीर्ष शासक बनाने के लिए पर्याप्त होंगे। गोकिजू के पास पहले से ही निर्जन तारामंडल प्रणाली थी और फिलहाल उसका इरादा अनंत साम्राज्य के मुख्यालय को क्लेन आकाशगंगा में स्थानांतरित करने का नहीं था। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उसने अपने मन में क्लेन गैलेक्सी के लिए योजनाएं बना ली थीं। भविष्य में वह संसाधन तारा प्रणाली 2 उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। एक उद्देश्य सैनिकों को प्रशिक्षण देना था और दूसरा अनंत साम्राज्य और चौकी तारे के विकास के लिए विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराना था। इस बार की उनकी तारा समूह और ब्लैक प्रिजन तारा समूह इप्सिलॉन आकाशगंगा पर आक्रमण करने में सक्षम हो गए। अगली बार दुश्मन शायद क्लेन गैलेक्सी पर ही आक्रमण कर दे। तुलनात्मक रूप से वीरान तारामंडल अधिक सुरक्षित था। प्रथम श्रेणी के विस्काउंट से संबंधित सभी वस्तुओं को एकत्र करने के बाद गोकिजू किंगफेंग के साथ शाही राजधानी से रवाना हो गई। अब उनका शाही राजधानी में और अधिक समय तक रुकने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें एक बैठक करने के लिए वापस लौटना आवश्यक था। इस बार इतने सारे लाभ प्राप्त करने के बाद वह इन लाभों को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए अनंत साम्राज्य को शीघ्रता से सक्रिय करना चाहता था। आउटपोस्ट स्टार पर अनंत साम्राज्य के सदस्य पहले से ही गोकिजू की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे।
इस बार गुकिज्यू के कारनामे ने उन्हें और आउटपोस्ट स्टार को पूरे वर्मिलियन बड स्टार क्लस्टर में प्रसिद्ध कर दिया था। जब वर्मिलियन बड युद्धपोत उसे आउटपोस्ट स्टार तक वापस ले जा रहा था, तब तक अनंत साम्राज्य के लगभग सभी उच्च पदस्थ सदस्य जो वहां पहुंच सकते थे वहां पहुंच चुके थे। गुकिज्यू को आउटपोस्ट स्टार तक वापस ले जाने के बाद किंग फेंग ने कहा, महामहिम विस्काउंट, मुझे आशा है कि अगली बार भी आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। गुकिज्यू ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। किंग फेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर वर्मिलियन बड युद्धपोत पर लौट गया। आउटपोस्ट स्टार की तरफ जीतियानयुए, डीकुई, जीलिंग, जीयनयुए और अन्य सभी उत्सुकता से गुकिज्यू को देख रहे थे। बाहरी दुनिया को केवल इतना पता था कि गुकिज्यू को वर्मिलियन बड स्टार क्लस्टर के नेता से मुलाकात और पुरस्कार प्राप्त हुए थे। सभी लोग ये जानने के लिए बेहद उत्सुक थे कि इस बार गुकिज्यू को किस तरह का पुरस्कार मिला है। सभी की निगाहों का सामना करते हुए गुकिज्यू ने संकोच नहीं किया, बल्कि सीधे सीधे कहा, सभी उच्च पदस्थ सदस्यों को अनंत साम्राज्य के सर्वोच्च सम्मेलन कक्ष में बैठक के लिए बुलाया जाए। इस बार उन्हें व्यापक लाभ प्राप्त हुए थे और उन्हें यह आवश्यक था कि सभी लोग मिलकर उनका लाभ उठाएं, जिससे संपूर्ण अनंत साम्राज्य में तेजी से सुधार हो सके। वर्मिलियन बड स्टार क्लस्टर की कुलीन सेना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें पूरी तरह से उसके अपने लोग नहीं माना जा सकता था। अनंत साम्राज्य की मूलभूत शक्तियां ही सबसे विश्वसनीय थीं। भले ही यह मुश्किल हो, गुकिज्यू को उम्मीद थी कि वे 10 लाख एफ रैंक के कॉस्मिक वॉरियर्स सभी अनंत साम्राज्य के सीधे अधीनस्थ बन जाएंगे। हालांकि इतने कम समय में इतने सारे एफ रैंक के सीधे अधीनस्थों को प्रशिक्षित करना स्पष्ट रूप से बहुत मुश्किल था। गुकिज्यू के आदेश जारी होने के बाद अनंत साम्राज्य के सभी ईश्वर रैंक और सुपर गॉड रैंक के सदस्य कुछ बेहद उत्कृष्ट अर्धदेवताओं के साथ बहुत ही कम समय में आउटपोस्ट स्टार पर स्थित सर्वोच्च सम्मेलन कक्ष में पहुंच गए। अपने क्षेत्र में वापस आकर गुकिज्यू पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। स्थान निर्धारण और दूरसंचार तारा समूह की सहायता से वास्तव में उसे बाहर ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी अपने घरेलू मैदान पर वापस आना उसके लिए स्पष्ट रूप से अधिक आरामदायक था। सबके आ जाने के बाद गुकिज्यू सीधे मुद्दे पर आ गया और उसने अपने द्वारा प्राप्त लाभों और अनंत साम्राज्य को आगे क्या करने की आवश्यकता है इस बारे में बोलना शुरू कर दिया। इस बार मैंने वर्मिलियन बड स्टार क्लस्टर की बहुत बड़ी सेवा की है। सिंदूरी पक्षी तारामंडल के नेता महामहिम सेलिसब्री ने मुझे वर्मिलियन बड स्टार क्लस्टर का विस्काउंट बनने का पुरस्कार प्रदान किया है। इस पुरस्कार से मुझे एक संपूर्ण एफ रैंक संसाधन तारा प्रणाली प्राप्त होती है, साथ ही साथ 10 लाख एफ रैंक कॉस्मिक वॉरियर्स की कमान संभालने का कोटा भी मिलता है। उद्धरण चिन्ह, अन्य विभिन्न उपकरणों, हथियारों और साजो सामान के लाभ अनगिनत हैं। अनंत साम्राज्य को अब केवल 2 ही काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, संसाधनों का खनन करने के लिए क्लेन गैलेक्सी में जाएं, जिनका उपयोग अनंत साम्राज्य मुख्यालय और चौकी तारा के विकास और निर्माण के लिए किया जाएगा। दूसरा, एफ रैंक के कॉस्मिक वॉरियर्स को तेजी से विकसित करने के लिए कोई कसर न छोड़ें। गुकिज्यू के शब्द सर्वोच्च सम्मेलन कक्ष में गूंज उठे। वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। इस बार गुकिज्यू को मिले पुरस्कार उनकी कल्पना से कहीं अधिक थे। राज्य के उप प्रमुख डीकुई को अपेक्षाकृत परिपक्व और स्थिर माना जाता था। जहां अन्य लोग अभी भी सदमे में थे, वहीं वह अपने सदमे से उबर चुका था। उन्होंने कुछ अनिश्चितता से पूछा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, क्या आपको पुरस्कार के रूप में एफ रैंक संसाधन तारा प्रणाली प्राप्त हुई है? उन्होंने तारा प्रणाली शब्दों पर विशेष जोर दिया। आखिरकार एक भी एफ रैंक रिसोर्स स्टार बेहद कीमती था। एक तारामंडल में विभिन्न श्रेणियों के करोड़ों संसाधन तारे होते हैं। चूंकि यह एक एफ रैंक तारा प्रणाली थी, इसलिए इसमें बड़ी संख्या में एफ रैंक संसाधन तारे होने चाहिए। इस प्रश्न की पुष्टि न केवल उपराष्ट्राध्यक्ष डीकुई से बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों से भी आवश्यक थी। असंख्य निगाहों के बीच गुकिज्यू ने निश्चितता के साथ सिर हिलाया। हाँ, यह एफ रैंक स्टार सिस्टम है। क्लेन रिसोर्स स्टार सिस्टम का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर भी हर कोई अपने विचार साझा कर सकता है। हालांकि गुकिज्यू के मन में पहले से ही कई विचार थे। यहाँ उपस्थित लोग अनंत साम्राज्य के सबसे कुलीन समूह थे। अगर सभी लोग मिलकर विचार करें तो शायद और भी बेहतर विचार सामने आ सकें। इस बार जी त्यानयुए ने सबसे पहले बात की। उन्होंने एक सवाल पूछा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, सम्राट स्टार मुख्यालय को क्लेन गैलेक्सी में क्यों नहीं स्थानांतरित किया जाता? निर्जन तारामंडल एक बहुत ही निम्न श्रेणी का तारामंडल है। इसे केवल गॉड रैंक या सुपर गॉड रैंक स्टार सिस्टम माना जा सकता है, न कि सुपर गॉड रैंक रिसोर्स स्टार सिस्टम। महान ब्रह्मांडीय दरार के बाद यह मूल रूप से सीमित संसाधनों वाली एक उजाड़ भूमि थी। गुकिज्यू ने इस प्रश्न पर पहले ही विचार कर लिया था। जी त्यानयुए के पूछने पर उन्होंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। कलाइन रिसोर्स स्टार सिस्टम यिप्सिलॉन गैलेक्सी के बगल में स्थित है। हालांकि यह अभी भी अज्ञात है कि यिप्सिलॉन गैलेक्सी की उनकी स्टार क्लस्टर और ब्लैक प्रिजन स्टार क्लस्टर के हमले का गुप्त लक्ष्य क्यों बन गई। लेकिन यिप्सिलॉन गैलेक्सी के बगल में स्थित क्लेन गैलेक्सी सुरक्षित नहीं है।
इस संसाधन तारा प्रणाली का उपयोग केवल सैनिकों को प्रशिक्षित करने और अनंत साम्राज्य के मुख्यालय और चौकी तारा के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। गोकिजू के स्पष्टीकरण से सभी को स्वाभाविक रूप से समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। उपराष्ट्राध्यक्ष डी कुई ने तुरंत बात जारी रखते हुए कहा, तो महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, आपका मतलब है कि हम क्लेन रिसोर्स स्टार सिस्टम को सर्वोत्तम तरीके से विकसित और उपयोग करने के बारे में चर्चा करें। गोकिजू ने सिर हिलाया, बिल्कुल, मेरा यही मतलब था। ये सुनकर सर्वोच्च परिषद के हॉल में उपस्थित सभी लोग चिंतन में डूब गए। उनके लिए किसी निगम का विकास करना या किसी ग्रहीय सभ्यता का प्रबंधन करना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उनसे यह विचार करने के लिए कहना कि पूरे तारामंडल के संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए गंभीर चिंतन की आवश्यकता थी। हालांकि अब वह पूरा संसाधन तारामंडल गोकिजू के स्वामित्व में था। संसाधनों का खनन, परिवहन और उपयोग, ये सभी थकाऊ प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा थे। एक अपेक्षाकृत अच्छी योजना बनाने के लिए सावधानीपूर्वक और व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता थी। जबकि अन्य महत्वपूर्ण हस्तियां अभी भी सावधानीपूर्वक विचार विमर्श कर रही थीं, एक अर्धदेव थोड़ा घबराया हुआ भाषण देने के लिए आवेदन पर जोर दिया। फिर गोकिजू की निगाह उस अर्धदेवता पर पड़ी। सर्वोच्च परिषद कक्ष में उपस्थित होने में सक्षम अर्धदेवता अनंत साम्राज्य के सभी अर्धदेवताओं में सबसे उत्कृष्ट समूह थे। ये लोग बेहद आत्मविश्वासी और तेज बुद्धि वाले होने चाहिए। हालांकि यह अर्धदेव स्पष्ट रूप से कुछ हद तक अंतर्मुखी और डरपोक था। एक अर्धदेव होने के बावजूद जब गोकिजू और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति उसे देख रहे थे, तो वह इतना घबरा गया कि लगभग बोल ही नहीं पा रहा था। गोकिजू ने उस अर्धदेवता को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपके पास कोई सुझाव है? ये सुनकर कियाओ सीनान ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर उसने गहरी सांस ली, जिससे उसकी घबराहट भरी लेकिन उत्साहित भावनाएं शांत हो गईं। खुद को संभालने के बाद आखिरकार उसने अपने विचार व्यक्त किए। महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, मेरा मानना है कि क्लेन रिसोर्स स्टार सिस्टम को विकसित करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान अनंत साम्राज्य अपने प्रारंभिक चरण में है। भले ही हम पूरी कोशिश करें, फिर भी एक संपूर्ण संसाधन तारा प्रणाली के संसाधनों को तेजी से विकसित करना और उनका उपयोग करना मुश्किल होगा। वर्तमान में कियोन की तारा समूह और काला कारागार तारा समूह दोनों ने सिंदूरी पक्षी तारा समूह के प्रति शत्रुता दिखाई है। चूंकि अनंत साम्राज्य वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के युद्ध रथ पर मजबूती से काबिज है, इसलिए उसे अपनी समग्र शक्ति को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जब कियाओ सीनान ने पहली बार बात की, तो सुप्रीम काउंसिल हॉल में मौजूद कई लोगों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। एक अर्धदेव का पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित होना ही काफी था, भला वह रचनात्मक सलाह कैसे दे सकता था। हालांकि कियाओ सीनान द्वारा अपने कुछ विचारों को संक्षेप में व्यक्त करने के बाद कई लोगों ने महसूस किया कि यद्यपि वह केवल एक अर्धदेव था, उसके विचार अपेक्षाकृत तर्कसंगत थे। कियाओ सीनान शुरू में थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अब वह पहले से कहीं अधिक सहजता से बोल रहा था। अनंत साम्राज्य के पास अपनी समग्र शक्ति को तेजी से बढ़ाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले, अनंत साम्राज्य में सभी जीवित प्राणियों को बेहिसाब पैसा खर्च करने और तेजी से उन्नति करने की अनुमति दें। दूसरा, तकनीकी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति करके बड़ी संख्या में ईश्वर श्रेणी, महाईश्वर श्रेणी और यहां तक कि एफ श्रेणी की युद्ध मशीनें तैयार करना। तीसरा, अनंत साम्राज्य की शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए अन्य विश्वसनीय शक्तिशाली व्यक्तियों की भर्ती करें। एक बार जब अनंत साम्राज्य की शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है, तो ये तारा समूह स्तरीय युद्ध क्षेत्र में युद्ध के माध्यम से खुद को बनाए रख सकता है और हिमगोले की तरह बढ़ता जाता है। आगे, गोकिजू का शुरू में इरादा केवल यूं ही सुनने का था। हालांकि कियाओ सीनान द्वारा अपनी योजना प्रस्तावित करने और विभिन्न विवरणों पर विस्तार से चर्चा शुरू करने के बाद उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि अनंत साम्राज्य, अनंत संभावनाओं के इस सागर ने अंततः अपना पहला ड्रैगन विकसित कर लिया है। हालांकि कियाओ सीनान युद्ध कौशल में निपुण नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से एक रणनीतिक प्रतिभा थे। उनकी सोच बेहद सावधानीपूर्वक थी और वे छोटी छोटी बातों को भी नजरअंदाज किए बिना पूरी स्थिति को व्यवस्थित करने में सक्षम थे। कियाओ सीनान द्वारा अपने सभी विचारों को प्रस्तुत करने के बाद गोकिजू कुछ हद तक झिझकने लगी, क्योंकि कियाओ सीनान के विचार के अनुसार क्लेन रिसोर्स स्टार सिस्टम को बेच दिया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहें तो इसका उद्देश्य अनंत साम्राज्य की समग्र शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न संसाधनों और सामग्रियों के बदले संपूर्ण क्लेन संसाधन तारा प्रणाली का आदान प्रदान करना था। कुछ देर सोचने के बाद गोकिजू ने अपनी सहमति देने का फैसला किया। वैसे भी उसका क्लेन रिसोर्स स्टार सिस्टम में तैनात होने का कोई इरादा नहीं था और अनंत साम्राज्य के पास रिसोर्स स्टार सिस्टम को पूरी तरह से विकसित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां नहीं थीं। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए संपूर्ण संसाधन तारा प्रणाली को मूर्त संपत्तियों में परिवर्तित करना बेहतर था। अल्पकाल में अनंत साम्राज्य को निश्चित रूप से कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरकार किसी को नहीं पता था कि क्लेन रिसोर्स स्टार सिस्टम के भीतर कोई अति मूल्यवान वस्तुएं मौजूद हैं या नहीं।
इतना ही नहीं, गू किज्यू द्वारा किसी संसाधन तारा प्रणाली की अल्पकालिक बिक्री से स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, लेकिन लंबे समय में अनंत साम्राज्य को निश्चित रूप से लाभ होगा। अंतरिक्षीय युग में शक्ति ही अस्तित्व का आधार है। यदि व्यक्ति की अपनी क्षमता पर्याप्त रूप से मजबूत है तो संसाधनों की कमी होने पर भी वह कुछ अत्यधिक लाभदायक उद्यमों में संलग्न हो सकता है। अनंत साम्राज्य की इस सर्वोच्च परिषद की बैठक ने गो किज्यू की भव्यता और साहस तथा कियाओ सीनान की बुद्धिमत्ता और रणनीति के साथ सभी पर गहरी छाप छोड़ी। अनंत साम्राज्य द्वारा पोषित एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में कियाओ सीनान को भी बैठक के बाद गो किज्यू द्वारा बुलाया गया था। अंतरिक्षीय युग में प्रतिभा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। चाहे वह वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिभा हो, युद्ध प्रतिभा हो या रणनीतिक प्रतिभा हो, वे सभी किसी भी संगठन की सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। गो किज्यू ने इससे पहले कभी कियाओ सीनान पर ध्यान नहीं दिया था। जो लोग उसकी नज़र में आते थे वे मूल रूप से युद्ध कौशल वाले लोग होते थे। चाहे वह डी कुई हो, जी तियानयुए हो या जी लिंग, वे सभी अनंत साम्राज्य और सम्राट तारा युग के दौरान एक निश्चित अवधि में शीर्ष शक्ति के धनी थे। अनंत साम्राज्य के सर्वोच्च नेता द्वारा अकेले बुलाए जाने पर कियाओ सीनान बहुत घबराई हुई और चिंतित थी। महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, आपको नमस्कार। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हॉल में पहुंचते ही कियाओ सीनान ने घबराकर अभिवादन किया। गू किजुए ने उसकी घबराहट को भांप लिया और तुरंत कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब से अनंत साम्राज्य में आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। ये सुनकर कियाओ सीनान ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। हाँ, हालांकि उन्होंने गो किज्यू की बातों को दिल से मान लिया था, लेकिन उनका व्यक्तित्व थोड़े समय में स्पष्ट रूप से नहीं बदल सकता था। गो किज्यू ने कियाओ सीनान की समस्याओं पर चर्चा जारी नहीं रखी, बल्कि इसके बजाय पूछा, क्या आपके पास अनंत साम्राज्य के विकास के लिए कोई सुझाव हैं? पिछली बैठक में कियाओ सीनान ने क्लेन रिसोर्स स्टार सिस्टम के लिए अपने विचारों पर खुलकर चर्चा की थी। अब गो किज्यू ये जानना चाहती थी कि क्या अनंत साम्राज्य के विकास के बारे में उनके पास कोई गहन अंतर्दृष्टि है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी गो किज्यू ने कभी उम्मीद नहीं की थी। कियाओ सीनान ने सावधानीपूर्वक अपने स्थानिक उपकरण से एक किताब निकाली। उन्होंने कहा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, अनंत साम्राज्य के विकास के लिए मेरे सभी सुझाव इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। गो किज्यू का चेहरा अजीब लग रहा था जब उसने अपने अंगरक्षकों को कियाओ सीनान द्वारा प्रस्तुत पुस्तक लेने का आदेश दिया। फिर उसने पन्ने पलटने शुरू किए और विषय सूची को देखकर ही उसे पता चला कि कियाओ सीनान के विचार बहुत व्यापक और विस्तृत थे। कुछ सामग्री को सरसरी तौर पर पढ़ने के बाद उसे और भी यकीन हो गया कि इस बार उसे खजाना मिल गया है। हालांकि कियाओ सीनान का व्यक्तित्व बहुत कमजोर था, हालांकि उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें भीड़ में सबसे अलग पहचान दिलाई। उसने कियाओ सीनान द्वारा लिखे गए कई सुझावों को दोबारा पढ़ा, फिर किताब उसे वापस सौंप दी। साथ ही उन्होंने कहा, अब से आप उपराष्ट्राध्यक्ष दी कुई को काम संभालने में सहायता करेंगे। अनंत साम्राज्य के विकास के लिए लाभकारी कोई भी सुझाव आप उपराष्ट्राध्यक्ष दी कुई के समक्ष रख सकते हैं। अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे उपराष्ट्राध्यक्ष दी कुई सहमत नहीं है, लेकिन वह मुद्दा वास्तव में महत्वपूर्ण है, आप सीधे आकर मुझसे बात कर सकते हैं। गो किजुए के मन में कियाओ सीनान के प्रति बहुत सम्मान था। अनंत साम्राज्य के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उनका काम लोगों की क्षमताओं के आधार पर उनकी नियुक्ति करना था, न कि उनकी कमियों पर ध्यान केंद्रित करना। इस समय कियाओ सीनान बेहद उत्साहित थी। हालांकि उनके पास कई विचार थे, लेकिन उन्हें हमेशा इस बात का संदेह रहता था कि क्या वे राष्ट्राध्यक्ष का विश्वास हासिल कर पाएंगे। आखिरकार अतीत में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा जिन्हें उच्च सम्मान दिया गया था, उन सभी के पास उत्कृष्ट युद्ध क्षमता थी, और जिस चीज में वह सबसे कम कुशल था वह युद्ध ही था। उन्हें सचमुच यह उम्मीद नहीं थी कि उन जैसे विशुद्ध रूप से रणनीतिक व्यक्ति को भी महत्व दिया जा सकता है। यद्यपि वह अंतर्मुखी स्वभाव का था, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष का विश्वास प्राप्त करने के बाद वह अपनी सारी बुद्धि और प्रतिभा अपने काम में समर्पित कर देता था। कियाओ सीनान से मिलने के बाद गो किज्यू ने आगे क्या करना है इस पर विचार करना शुरू कर दिया। अब उसने ब्लैक प्रिजन स्टार क्लस्टर और कियोन की स्टार क्लस्टर को नाराज कर दिया था, इसलिए बाहर जाना जारी रखना स्पष्ट रूप से खतरनाक था। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के भीतर उन दोनों तारा समूहों के गुप्त एजेंट हो सकते हैं जो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतीक्षा कर रहे हों। हालांकि आउटपोस्ट स्टार पर रहना भी स्पष्ट रूप से समय की बर्बादी होगी। परंपरागत युद्ध क्षेत्रों में लड़ने से मिलने वाले पुरस्कारों में उनके लिए कोई आकर्षण नहीं था। उसके पास गोल्डन लायन किंग द्वारा छोड़ा गया पोजिशनिंग टेलीपोर्टेशन स्टार चार्ट था, और खजाने की खोज से होने वाला लाभ अन्य अधिकांश गतिविधियों की तुलना में कहीं अधिक होगा। लेकिन अपना अगला अभियान शुरू करने से पहले उसने अपने पास मौजूद संसाधनों और विभिन्न खजानों को समझने के लिए कुछ दिनों तक छिपकर रहने का फैसला किया। इसके अलावा उसने पहले प्राप्त किए गए सभी गोल्डन लायन किंग खजाने के बक्से नहीं खोले थे। उसी समय शैडो गैलेक्सी में कियोन की तारामंडल के एक अंतरिक्ष यान पर सवार होकर स्मिथ धीरे धीरे गैंगवे से नीचे उतरा। स्मिथ कियोन की तारा समूह के गुप्त युद्ध विभाग के प्रमुखों में से एक थे और उनका काम काफी हद तक गुप्त था।
इसमें मुख्य रूप से हत्या और जासूसी शामिल थी। इस बार स्मिथ शैडो सम्राट के साथ समझौता करने की उम्मीद में शैडो गैलेक्सी में आया था। छाया सम्राट को गुकिज्यू की हत्या करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति को भेजने का आदेश देना। गुकिज्यू ने क्योंकी स्टार क्लस्टर और ब्लैक प्रिजन स्टार क्लस्टर के अच्छे कार्यों को बर्बाद कर दिया था और दोनों पक्षों के उच्च पदस्थ अधिकारी नहीं चाहते थे कि वह जीवित रहे। स्मिथ ने शैडो गैलेक्सी के मुख्य ग्रह शैडो स्टार पर अभी ज्यादा यात्रा नहीं की थी कि वह छाया ऊर्जा के एक तीव्र प्रवाह से घिर गया। उसके आसपास सब कुछ घोर अंधेरे में डूब गया। उसे स्वयं ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह असीम अनंत अंधकार में घिरा हुआ हो। हालांकि स्मिथ शैडो सम्राट को देख नहीं सकता था, लेकिन वह जानता था कि शैडो सम्राट इसी स्थान पर रहता है। छाया सम्राट की गहरी आवाज भी अंधेरे अंतरिक्ष में गूंज उठी। श्रीमान स्मिथ, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये सुनकर स्मिथ ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं महामहिम छाया सम्राट से निवेदन करना चाहूंगा कि वे छाया सैनिकों को किसी को मारने के लिए भेजें। छाया सम्राट मुस्कुराया और पूछा, किसे मारोगे? स्मिथ ने एक क्रिस्टल कार्ड निकाला और उसे ऊपर उछाल दिया। क्रिस्टल कार्ड तेजी से अंधेरे में गायब हो गया और जल्द ही शैडो सम्राट के सामने मौजूद उपकरण पर प्रकट हो गया। शैडो सम्राट ने एक नज़र डाली और समझ गया कि स्मिथ किसे मारना चाहता है। वह एक सुपर गॉड रैंक योद्धा था जो एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके एफ रैंक तक पहुंच सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिद्वंदी अधिक से अधिक एफ रैंक का योद्धा था। छाया सम्राट ने तुरंत कहा, मैं इस व्यक्ति को मारने में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे क्योंकी के पवित्र रक्त की एक बूंद चाहिए। क्योंकी पवित्र रक्त क्योंकी तारा समूह का एक अनूठा खजाना है। क्योंकी तारामंडल अन्य अधिकांश तारामंडलों से भिन्न है। विशाल क्योंकी तारामंडल का निर्माण एक अत्यंत भयानक क्योंकी की मृत्यु के बाद हुआ था। इस क्योंकी का आकार और साथ ही इसमें समाहित ऊर्जा अत्यंत भयावह थी। कुछ सृजन संबंधी मिथकों में जब शक्तिशाली प्राणियों की मृत्यु होती है तो उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा में परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात एक तारा और एक ग्रहीय चंद्रमा। इस शक्तिशाली प्राणी की आंखें स्पष्ट रूप से अलग अलग आकार की थीं और वह इस बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित था। बेशक ये सृष्टि की पौराणिक कथा का सिर्फ एक संस्करण है। क्योंकि तारा समूह अलग है, पूरा तारा समूह, सैकड़ों अरब तारे और तारा समूह में मौजूद अधिकांश अन्य पदार्थ, ये सब एक क्योंकी की मृत्यु के दौरान हुए आत्मविस्फोट से बना था। असंख्य युगों के बाद क्योंकी का अधिकांश पदार्थ सामान्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया है। हालांकि क्योंकी से संबंधित बहुत थोड़ी मात्रा में पदार्थ शेष रह गया था। ऐसा ही एक अनमोल पदार्थ क्योंकी पवित्र रक्त है। शैडो सम्राट की हालत सुनकर स्मिथ ने भौहें चढ़ाईं और फिर कहा, महामहिम शैडो सम्राट, मैं आपको अधिक से अधिक पतला किया हुआ क्योंकी पवित्र रक्त ही दे सकता हूँ। मुझे शुद्ध क्योंकी पवित्र रक्त पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। छाया सम्राट ने अनायास ही पूछा, पतले किए हुए क्योंकी पवित्र रक्त की 10 बूंदें कैसी रहेंगी? इस बार स्मिथ काफी सहज हो गए और बोले, कोई बात नहीं। चूंकि स्मिथ इतनी आसानी से सहमत हो गया, इसलिए शैडो सम्राट स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसका फायदा उठाया गया है। हालांकि वह वास्तव में ये पता नहीं लगा सका कि मूल क्योंकी पवित्र रक्त की एक बूंद से कितना पतला घोल बनाया जा सकता है। सुदूर चौकी तारे पर स्थित गुकिज्यू को अभी तक ये पता नहीं था कि क्योंकी तारा समूह ने उससे निपटने के लिए छाया सम्राट की तलाश शुरू कर दी थी। इस दौरान वह गोल्डन लायन किंग द्वारा छोड़े गए खजाने के बक्सों को खोल रहा था। उसने बड़ी संख्या में नौसैनिक बेड़े, साथ ही साथ भारी मात्रा में हथियार और उपकरण प्राप्त कर लिए थे। एक बार जब तियान ली और अन्य लोगों ने इनमें से कुछ वस्तुओं को उन्नत और संशोधित कर दिया तो उन्हें उपयोग में लाया जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी संसाधन भी अर्जित कर लिए थे। इन सभी संसाधनों का उपयोग उसकी ताकत को बढ़ाने और सुधारने के लिए किया जा सकता है। चूंकि अभी भी वह सुर्खियों से बाहर नहीं निकला था, इसलिए उसका इरादा बाहर जाकर हंगामा खड़ा करने का नहीं था। चूंकि उसके पास पर्याप्त संसाधन मौजूद थे, इसलिए उसके लिए अपनी प्रतिभा को सही ढंग से विकसित करने और आगे बढ़ने का ये बिल्कुल सही समय था। बेशक उससे पहले उसे गोल्डन लायन किंग के खजाने के बक्सों से सभी स्टारशिप और विभिन्न उपकरण वापस अनंत साम्राज्य के मुख्यालय में भेजने की आवश्यकता थी। उसके लिए ऐसा करना बेशक बहुत आसान था। उसने पोजिशनिंग टेलीपोर्टेशन स्टार चार्ट का उपयोग करके सीधे अनंत साम्राज्य के मुख्यालय तियानली प्रयोगशाला में पहुंच गया। प्रयोगशाला के अंदर तियानली, तियानहाओ, लिंगमी और जुवानिया सभी मौजूद थे। गुकिजुए की अचानक यात्रा ने तियानली को आश्चर्यचकित कर दिया। महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, आपने इस विशेष अवधि के दौरान इतनी आसानी से बाहर निकलने का जोखिम क्यों उठाया? गुकिज्यू पर इस समय कई लोगों की नज़र थी। अगर किसी गलत इरादे वाले व्यक्ति को इसके बारे में पता चल गया तो उसकी स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी। लिंगमी और जुवानिया की आंखों में भी चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। इन्फिनिट एम्पायर के मुख्यालय में वे जिन भी परियोजनाओं पर काम कर रहे थे वे बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थीं। लेकिन अगर गुकिज्यू को कुछ हो गया तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की तो गुकिज्यू ने लापरवाही से कहा, कुछ नहीं है, चिंता मत करो।
टेलीपोर्टेशन स्टार चार्ट की स्थिति के कारण किसी को भी ठीक ठीक पता नहीं था कि वह इस समय कहाँ है। हालांकि वह तियान ली और अन्य लोगों को इस खजाने के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था। उसने लापरवाही से एक स्थानिक भंडारण उपकरण निकाला और उसे तियान ली को सौंप दिया। तियान ली ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, यह क्या है? गु किज्यू ने लापरवाही से कहा, इसमें गोल्डन लायन किंग द्वारा छोड़ी गई कई चीजें हैं। उत्पादन लाइन पर उनका उन्नयन और संशोधन करवाएं, फिर उन्हें आउटपोस्ट स्टार पर भेज दें। हो सकता है कि अन्य लोग गोल्डन लायन किंग के बारे में न जानते हों, लेकिन तियान ली और अन्य सभी लोग सुशिक्षित थे और उनके पास व्यापक ज्ञान था। इस समय सभी लोग आश्चर्य से गु किज्यू की ओर देख रहे थे। उन्हें वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि गु किज्यू गोल्डन लायन किंग द्वारा छोड़ी गई तकनीक को भी प्राप्त कर सकता है। हालांकि गोल्डन लायन किंग का युग बहुत पहले ही बीत चुका था। किसी तकनीकी स्तर की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और प्रौद्योगिकी की खोज में कितना समय और ऊर्जा लगाई गई है। स्वर्ण शेर राजा के शासनकाल के दौरान स्वर्ण शेर राजा का सुपरक्लिष्ट प्रतिभाओं से भरा हुआ था। इसके अलावा प्रौद्योगिकी पर शोध करने में उन्होंने जितना समय व्यतीत किया वह त्यानयुवान तारा समूह सभ्यता की तुलना में 5 या 6 गुना अधिक था। हालांकि बाद की सभ्यताओं ने काफ़ी हद तक अपने पूर्ववर्तियों की महान उपलब्धियों को विरासत में प्राप्त किया था। गोल्डन लायन किंग द्वारा खजाने के बक्सों में छोड़े गए अंतरिक्ष यान और विभिन्न हथियार उस समय की सबसे उन्नत वस्तुएं थीं। आज भी वे प्राचीन वस्तुएं नहीं थीं, लेकिन उतनी ही उच्च श्रेणी की थीं। कुछ वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियां ऐसी थीं जिन पर तियान ली और अन्य लोगों ने भी अभी तक महारत हासिल नहीं की थी। कुछ देर तक उसका निरीक्षण करने के बाद तियान ली बेहद उत्साहित हो गई। न केवल वह, बल्कि तियान हाओ और लिंग मी के चेहरे पर भी खुशी के भाव थे। लिंग मी ने यहाँ तक कहा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, गोल्डन लायन किंग युग की कई उच्च स्तरीय परिष्कृत वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियां ऐसी हैं जो आज की स्टार क्लस्टर सभ्यता में रखे जाने पर भी अग्रणी बनी रहेंगी। अतः महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, आपको बधाई हो। एक बार जब हम इन वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल कर लेंगे, अनंत साम्राज्य के पास ऐसी तकनीक होगी जो केवल सुपरस्टार क्लस्टर सभ्यताओं के पास है, भले ही वे अभी भी आकाशगंगा युग में हों। लिंग मी के शब्दों ने गु किज्यू के दिल में खुशी भर दी। वर्मिलियन बद तारामंडल के शासक के रूप में वर्मिलियन बद साम्राज्य के पास पूरे तारामंडल में सर्वोच्च तकनीकी शक्ति थी। लेकिन वह तो अतीत की बात थी। भविष्य में अनंत साम्राज्य कई मामलों में वर्मिलियन बद साम्राज्य के बराबर तेजी से पहुंच जाएगा। कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि उन्हें गोल्डन लायन किंग की विरासत मिली थी और उनके पास तियान ली जैसी उच्च स्तरीय प्रतिभाएं थीं, इन क्षेत्रों में अनंत साम्राज्य की तकनीकी शक्ति वर्मिलियन बद साम्राज्य की तुलना में कहीं अधिक होगी। जब अनंत साम्राज्य पूरी तरह से वर्मिलियन बद साम्राज्य से आगे निकल जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से अनंत साम्राज्य के लिए पूरे वर्मिलियन बद स्टार क्लस्टर का नेतृत्व करना एक स्वाभाविक बात होगी। इस क्षण गु किज्यू ने हल्के से सिर हिलाया और फिर लिंग मी और अन्य लोगों से कहा, निडर होकर बेझिझक शोध करें। इस तरह के और भी कई तकनीकी हथियार लगातार भेजे जाते रहेंगे। गु किज्यू की बातों से लिंग मी और बाकी लोग पूरी तरह से आश्वस्त हो गए। लिंग मी और अन्य लोगों को गोल्डन लायन किंग द्वारा छोड़ी गई विरासत का अध्ययन करने के लिए छोड़ने के बाद गु किज्यू आउटपोस्ट स्टार लौट आया और एकांत साधना शुरू कर दी। इस बार उसका इरादा एक ही बार में एफ रैंक कॉस्मिक लेवल को भेदने का था, ताकि वह तारों के ब्रह्मांडीय सागर में अधिक सुरक्षित रह सके। उनकी साधना कक्ष में एफ श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों की एक बड़ी मात्रा रखी गई थी। समय बीतने के साथ ऊर्जा पत्थरों की विशाल मात्रा में निहित उच्च श्रेणी और उच्च शुद्धता वाली ऊर्जा पूरी तरह से उसके द्वारा अवशोषित और परिष्कृत कर ली गई। उसकी ताकत भी तेजी से बढ़ रही थी, एक अजेय और जबरदस्त गति के साथ। उसकी शक्ति में रॉकेट की तरह तेजी से वृद्धि होने की कीमत ये थी कि साधना कक्ष में मौजूद सभी ऊर्जा पत्थर पूरी तरह से नष्ट हो गए। गु किज्यू को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जल्द ही उसने छोटी पहाड़ियों के समान दिखने वाले ऊर्जा पत्थरों के ढेर निकाल लिए। ये सभी ऊर्जा पत्थर एफ श्रेणी के ऊर्जा पत्थर थे और ये सभी एफ श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों में शीर्ष गुणवत्ता वाले नमूने थे। इन ऊर्जा पत्थरों की बदौलत अपने एकांत साधना के 11वें दिन उनकी रैंक आधिकारिक तौर पर एफ रैंक कॉस्मिक लेवल तक उन्नत हो गई। इसका अर्थ ये था कि वह वास्तव में सितारों के ब्रह्मांडीय सागर में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए आवश्यक योग्यताओं से संपन्न था। अंतरतारकीय युग में एफ रैंक कॉस्मिक लेवल से नीचे के जीवन रूपों के लिए उनका जीवित रहना या न रहना पूरी तरह से शक्तिशाली लोगों की दया पर निर्भर था। गु किज्यू की शक्ति एफ रैंक तक पहुंचने के बाद अपने अर्ध ड्रैगन रूप में वह एफ रैंक के शिखर पर युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम था। अपने पूर्ण ड्रैगन रूप में वही रैंक के कॉस्मिक लेवल विशेषज्ञ से भी मुकाबला कर सकता है। यदि वह ब्लड ड्रैगन गॉड स्टेट में प्रवेश कर लेता है तो वह शिखर पर मौजूद ही रैंक कॉस्मिक लेवल के विशेषज्ञ से भी मुकाबला कर सकता है। इन सब की एक कीमत चुकानी पड़ी। उसने जितने संसाधनों का उपभोग किया वे सैकड़ों सुपर गॉड रैंक योद्धाओं को एफ रैंक कॉस्मिक लेवल तक उन्नत करने के लिए पर्याप्त थे।
इतना ही नहीं, गू किज्यू के एफ रैंक कॉस्मिक लेवल तक पहुंचने के बाद उसे अपने शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास होने लगा। इसका मतलब ये था कि उसका शरीर अभी भी अधिक ऊर्जा धारण कर सकता था। गू किज्यू ने ऊर्जा पत्थरों के इस्तेमाल में कोई कंजूसी नहीं की, उसने अपने पास मौजूद सभी ऊर्जा पत्थरों को निकाल लिया और इस उच्च श्रेणी की उच्च शुद्धता वाली ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जैसे ही ऊर्जा की एक निरंतर धारा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, उसके शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह शक्ति की एक अभूतपूर्व अनुभूति ने ले ली। इसका ये भी अर्थ था कि उसने पहले जो धन अर्जित किया था वह अब लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उनकी शक्तिशाली युद्ध क्षमता को भारी मात्रा में संसाधनों द्वारा प्रभावी ढंग से समर्थन प्राप्त था। सौभाग्य से उनके पास इतने सारे संसाधन थे, अन्यथा उनके लिए विकास करना और सुधार करना एक अविश्वसनीय रूप से कठिन कार्य होता। अपनी साधना पूरी करने के बाद गू किज्यू ने बाहर जाकर गोल्डन लायन किंग द्वारा छोड़े गए खजानों की खोज जारी रखने की तैयारी की। यदि विशाल संसाधन प्राप्त करने के अन्य अवसर होते तो वह उन पर भी विचार करता। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसने वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के संचार चैनल में प्रवेश किया और एक नज़र डाली। फिर उन्हें पता चला कि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में इस समय के सबसे चर्चित विषय लगभग सभी उनसे ही संबंधित थे। कई लोकप्रिय समाचारों के बीच गू किज्यू ने काफ़ी देर तक खोजबीन की, तब जाकर उसे कुछ ऐसा मिला जिसमें उसकी रुचि थी। इस खबर में बताया गया कि एक पेशेवर संसाधन अन्वेषण टीम ने क्लेन गैलेक्सी में ही रैंक ऊर्जा पत्थरों की एक नस की खोज की है। क्लेन गैलेक्सी वह गैलेक्सी थी जो उसे वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई थी। इस आकाशगंगा को अब उत्तरी गठबंधन ने खरीद लिया है। नॉर्दर्न एलायंस वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित 60 से अधिक आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। इन लगभग 60 आकाशगंगाओं पर बिग डिपर गॉड रेस का प्रभुत्व है। बिग डिपर गॉड रेस और नॉर्दर्न एलायंस द्वारा क्लेन गैलेक्सी को खरीदने के बाद उन्होंने इसे स्वयं विकसित किया और साथ ही हर तरह से लाभ भी कमाया। चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, क्लेन गैलेक्सी में प्रवेश करने और एक निश्चित अवधि के लिए अन्वेषण करने के लिए केवल एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होता है। इस समाचार में उल्लिखित पेशेवर संसाधन अन्वेषण टीम ने इसी तरह क्लेन गैलेक्सी में प्रवेश किया और रातों रात अमीर हो गई। क्लेन गैलेक्सी में प्रवेश करने और 30 दिनों तक अन्वेषण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को केवल 100,000 एफ रैंक ऊर्जा पत्थरों का भुगतान करना होगा। क्लेन गैलेक्सी में होने वाले सभी लाभ व्यक्ति विशेष के होते हैं। एक ही रैंक एनर्जी स्टोन के बदले 100 एफ रैंक एनर्जी स्टोन प्राप्त किए जा सकते हैं। उस पेशेवर अन्वेषण दल द्वारा अनुमानित रूप से 100,000 से अधिक ही रैंक ऊर्जा पत्थरों की प्राप्ति होगी। इसका मतलब यह है कि उन्हें एक ही नौकरी से 10 मिलियन एफ रैंक एनर्जी स्टोन की संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही यह खबर सामने आई, वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में तुरंत ही सोने की खोज शुरू हो गई। कई व्यक्तियों और समूहों ने क्लेन गैलेक्सी में प्रवेश किया। हालांकि केवल इस खबर से गू किज्यू ने क्लेन गैलेक्सी जाने का फैसला नहीं किया। उसने गोल्डन लायन किंग का खजाना नक्शा निकाला और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू कर दिया। जब उसे इस बात की पुष्टि हो गई कि गोल्डन लायन किंग के पास क्लेन गैलेक्सी में भी 2 खजाने के स्थान हैं, तभी उसने वहां जाने का फैसला किया। हालांकि वह खुलेआम नहीं जा सकता था, उसे राक्षसी शक्ति से अपना वेश बदलना पड़ा। इस बार गू किज्यू बोन प्रिजन हाउंड के साथ क्लेन गैलेक्सी गई। अपनी राक्षसी शक्ति के भेष में बोन प्रिजन हाउंड एक बोन ड्रैगन में परिवर्तित हो गया, जबकि वह एक बड़े काले लबादे में एक तलवारबाज बन गया। पोजिशनिंग टेलीपोर्टेशन स्टार चार्ट का उपयोग करके क्लेन गैलेक्सी पहुंचने के बाद गू किज्यू और बोन प्रिजन हाउंड टिकटों के लिए कतार में लग गए। वह और बोन प्रिजन हाउंड दोनों ही एफ रैंक कॉस्मिक लेवल विशेषज्ञ की शक्तिशाली आभा प्रदर्शित करते थे। इससे आसपास के सभी देव श्रेणी और महादेव श्रेणी के प्राणी उन्हें विस्मय भरी नज़रों से देखने लगे। हालांकि इस बार अन्य एफ रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ गू किज्यू को क्लेन गैलेक्सी का साथ में अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करने आए थे। गू किज्यू ने इन सभी निमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया। उसके और बोन प्रिजन हाउंड द्वारा 200,000 एफ रैंक ऊर्जा पत्थरों का भुगतान करने के बाद वे क्लेन गैलेक्सी में प्रवेश कर गए। क्लेन गैलेक्सी में प्रवेश करने के बाद गू किज्यू को एहसास हुआ कि इस संसाधन गैलेक्सी को बेचना एक बहुत ही सही निर्णय था। इस आकाशगंगा में कई संसाधन हो सकते हैं, लेकिन उनका खनन करना असाधारण रूप से कठिन था। कई संसाधन जमीन के बहुत नीचे दबे हुए थे या गहरे समुद्र की खाइयों में स्थित थे। सामान्य उपकरण इन संसाधनों को निकालने में सक्षम नहीं थे। कुछ संसाधन, भले ही उन्हें निकाला जा सके, उनकी निष्कर्षण लागत उनसे होने वाले मुनाफे से कहीं अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया और उनमें संसाधन पाए गए, लेकिन किसी ने भी उनका दोहन नहीं किया। इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए अधिक उन्नत उपकरणों की आवश्यकता थी। हालांकि अधिकांश आकाशगंगा स्तरीय सभ्यताओं और यहां तक कि तारामंडल स्तरीय सभ्यताओं के पास भी इस तरह के उन्नत संसाधन संग्रहण उपकरण नहीं थे। गू किज्यू को यह नहीं पता था कि लगभग सभी संसाधन आकाशगंगाओं में समान परिस्थितियां थीं।
अधिकांश संसाधन संपन्न आकाशगंगाओं ने केवल आसानी से उपलब्ध संसाधनों को ही एकत्रित किया, जबकि अन्य संसाधनों को फिलहाल अछूता छोड़ दिया और खनन से पहले तकनीकी सफलताओं की प्रतीक्षा की। हालांकि गुकिज्यू और बोन प्रिजन हाउंड दोनों ने शक्तिशाली एफ रैंक कॉस्मिक लेवल ऑरा उत्सर्जित किए। जब वह, बोन प्रिजन हाउंड और अन्य लोगों का एक समूह, जब वे एक इलाके में पहुंचे तब भी वे चारों तरफ से घिरे हुए थे। गुकिज्यू की आंखें झपकी, वह समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग क्या करने वाले हैं। गुकिज्यू और उसके साथियों को घेरने वाले लोग ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के सदस्य थे। उसके बगल में खड़े एफ रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ ने ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों की ओर देखा और पूछा, आपका क्या मतलब है? यहाँ ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप का प्रभारी बाई बेइफेंग था। सभी के सवालों का सामना करते हुए उनका जवाब बहुत सरल था, आगे का इलाका हमारे ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के कब्जे में है, आप आगे नहीं जा सकते। गुकिज्यू के बगल में खड़ी महिला, जिसने पहले बात की थी, ने गुस्से से कहा, हम सभी क्लेन गैलेक्सी के संसाधनों का पता लगा सकते हैं, हमें क्यों नहीं जाने दिया जा सकता? बाई बेइफेंग ने उसकी बातों पर उपहास किया और कोई जवाब नहीं दिया। वह उस सवाल का जवाब नहीं दे सका, लेकिन वह गुकिज्यू और अन्य लोगों को आगे बढ़ने से रोक सकता था। गुकिज्यू के बगल में बैठी आन निंग, बाई बेइफेंग का मतलब स्पष्ट रूप से समझ गई थी। हालांकि वह गुस्से में थी, लेकिन वह समझौता करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और बोली, चूंकि हम आगे नहीं बढ़ सकते तो क्या हम यहाँ से जा नहीं सकते? सबके साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ। एनिंग के पूछने के बाद बाई बेइफेंग ने सचमुच अपना सिर हिला दिया। सिर हिलाने का मतलब था कि कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता था, नहीं वे इस जगह को छोड़कर कहीं और जा सकते थे। एनिंग गुस्से से भड़क उठी, आपको हमें हिरासत में रखने का क्या अधिकार है? वह तर्कसंगत बातें कर रही थी, लेकिन भीड़ में मौजूद कुछ अतार्किक विशेषज्ञ सीधे मुड़कर चले गए। फिर इन विशेषज्ञों ने पाया कि जब वे खुद तर्कहीन होते थे तो ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप और भी अधिक तर्कहीन हो जाता था। कई एफ रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञों का ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के अभिजात वर्ग के साथ भयंकर संघर्ष हुआ। गुकिज्यू की आंखों में विचारशील भाव दिखाई दे रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप सबको जाने देने के लिए तैयार क्यों नहीं था। उन्हें जल्द ही इस प्रश्न का अर्थ समझ आ गया, क्योंकि उसके बगल में बैठी आनिंग ने अचानक अपनी मानसिक ऊर्जा के माध्यम से उसे संदेश भेजना शुरू कर दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस महिला के अभिनय कौशल उत्कृष्ट थे और वह उसके धोखे में आ गए थे। शुरू में उसे लगा कि वह भी उसकी तरह कुछ नहीं जानती। बाद में पता चला कि उसका अभी का प्रदर्शन पूरी तरह से बाई बेइफेंग के साथ खिलवाड़ करने के लिए था। एनिंग ने सावधानीपूर्वक संदेश भेजा, महामहिम आइए सहयोग करें। गुकिज्यू ने मानसिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए आनिंग से भी संवाद किया, क्यों? एनिंग ने कहा, महामहिम का वेश बहुत ही चतुराई भरा है, लेकिन चूंकि आपने वेश बदलने की जहमत उठाई है, इसलिए आपके कुछ अन्य उद्देश्य अवश्य होंगे। गुकिज्यू को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि दूसरा पक्ष उसकी राक्षसी शक्ति के भेष को पहचान सका। एफ रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञों के पास कई अविश्वसनीय और चमत्कारी क्षमताएं होती हैं। आनिंग में दूसरों के भेष को पहचानने की क्षमता हो सकती है, यही कारण है कि उसने उसकी राक्षसी शक्ति के भेष को पहचान लिया। गुकिज्यू ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, आप मेरे साथ किस काम में सहयोग करना चाहते हैं? एनिंग ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं पहले भी ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप द्वारा अवरुद्ध क्षेत्र में जा चुका हूं। उन्होंने वहां ई रैंक की 2 ऊर्जा पत्थरों की नसें खोजीं। यहाँ मौजूद ऊर्जा पत्थरों की नसें सभी के लिए हैं। जब तक हम इस खबर को सार्वजनिक करते रहेंगे तब तक हम संकटग्रस्त परिस्थितियों का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमें पहले यहाँ से भागना होगा ताकि हम अपना संदेश पहुंचा सकें। उसकी यह बात सुनकर गुकिज्यू ने भी गौर किया कि इस क्षेत्र में संचार अवरुद्ध हो गया था। स्पष्ट रूप से ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप को भी पता चल गया था कि बाहरी लोगों को उनका रहस्य पता चल गया है, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की। एनिंग को न ढूंढ पाने पर उन्होंने सभी को रोक लिया। गुकिज्यू को ई रैंक ऊर्जा पत्थरों में बहुत रुचि थी। ऊर्जा हमेशा एक ठोस मुद्रा होती है। ई रैंक एनर्जी स्टोन की तो बात ही छोड़िए, उन्हें कुछ शीर्ष स्तरीय एफ रैंक एनर्जी माइंस या साधारण एफ रैंक एनर्जी माइंस की भारी मात्रा में भी दिलचस्पी थी। एनिंग को गुकिज्यू के साथ सहयोग करने के लिए सही व्यक्ति मिल गया था। भले ही दूसरों के पास ई रैंक एनर्जी स्टोन के बारे में विचार हो, लेकिन अधिकांश लोग शेर के मुंह से खाना छीनने की हिम्मत नहीं करेंगे, खासकर ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप से। गुकिज्यू अलग था, वह हमेशा से ही साहसी व्यक्ति रहा था। बाघ के मुंह से खाना छीनने की तो बात ही छोड़िए, उसने बाघ के मुंह से दांत निकालने की भी हिम्मत की। हालांकि इस समय एनिंग थोड़ी घबराई हुई थी। उसे डर था कि गुकिज्यू उसे धोखा दे देगी, जो कि मुसीबत का सबब बन सकता है। लेकिन उनकी चिंताएं स्पष्ट रूप से अनावश्यक थीं। गुकिज्यू ने मानसिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए तुरंत एक संदेश भेजा और कहा, मुझे ई रैंक ऊर्जा खदान के विशिष्ट विवरण बताएं। ये सुनकर एनिंग थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने तुरंत कहा, मैंने ऊर्जा अयस्क की 2 नसें देखीं, दोनों ही ई रैंक की थीं।
लेकिन जब मैं रेकी कर रहा था तो ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के लोगों ने मेरी मौजूदगी का पता लगा लिया। तो अब उन्होंने हमें यहाँ रोक लिया है और वे ई रैंक ऊर्जा अयस्क का खनन करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन दोनों ऊर्जा खानों के अनुमानित निर्देशांक ये हैं। एननिंग बहुत ईमानदार थी, उसने गुकिजू को ऊर्जा खदान की विशिष्ट स्थिति को संक्षेप में समझाया। गुकिजू के मन में ऊर्जा खदान के बारे में पहले से ही एक विचार था, इसलिए एननिंग के बोलने के बाद उसने एक सुझाव दिया। हम ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के साथ सीधे बातचीत करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि वे हमें लाभ का 50% दें। फिर मैं 40% लूंगा और तुम 10% लोगे। गुकिजू का विचार सुनकर एननिंग लगभग बेहोश हो गई। ऐसा इसलिए नहीं था कि गुकिजू ने उसे केवल 10% लाभ दिया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि गुकिजू वास्तव में ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के साथ भी लाभ साझा करना चाहती थी। ये स्पष्ट था कि ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप कभी भी अपना मुनाफा उसके साथ साझा नहीं करेगा। इसी समय वह बात भी सामने आई जिसने एननिंग को और भी ज्यादा निराश कर दिया। गुकिजू ने वास्तव में आगे बढ़कर ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के भाड़े के सैनिकों के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के भाड़े के सैनिकों को बस ये शक था कि उनके कानों में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि गुकिजू ने कहा, मुझे आपके सीलबंद क्षेत्र से मिलने वाले लाभों का 50% चाहिए। ये सुनकर बाई बेइफेंग कुछ क्षणों के लिए गुकिजू को ध्यान से देखती रही। वह ये पता लगाना चाहता था कि गुकिजू उसके साथ कोई चाल चल रही है या पागल हो गई है। आखिरकार गुकिजू का वर्तमान व्यवहार इंपीरियल बैंक के प्रवेश द्वार पर जाकर यह कहने से अलग नहीं था कि उसे बैंक के तिजोरी में रखे धन का आधा हिस्सा चाहिए। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद बाई बेइफेंग ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ। सीलबंद क्षेत्र में पहले भी किसी ने स्थिति देखी थी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वह व्यक्ति गुकिजू ही था, लेकिन गुकिजू को स्पष्ट रूप से संदेह था। गुकिजू को ले जाकर उससे निपटना बुरा नहीं होगा। फिर सभी की हैरानी भरी निगाहों के सामने गुकिजू और बाई बेइफेंग सचमुच एक साथ चले गए। हालांकि सभी को यह समझ में आ गया था कि ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप से निपटना इतना आसान नहीं था। गुकिजू के बाई बेइफेंग के साथ चले जाने के बाद यह स्पष्ट था कि वह किसी मुसीबत में फंसने वाला था। भीड़ के बीच एननिंग कुछ चिंतित थी। उसे चिंता थी कि अगर ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप बाद में गुकिजू को यातना देता है तो वह दबाव सहन नहीं कर पाएगा और उसे धोखा दे देगा। अब उसके पास केवल 3 ही विकल्प बचे थे। या तो उसने किस्मत पर दांव लगाया इस उम्मीद में कि गुकिजू उसे धोखा नहीं देगी, या फिर उसने साथ भागने के लिए अन्य साथियों की तलाश की, या फिर वह ये देखने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ गई कि गुकिजू के पास क्या चाल है। उनके अवलोकन के आधार पर गुकिजू 100% सामान्य व्यक्ति थी। इसके अलावा जब गुकिजू ने बाई बेइफेंग से बात की तो उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से चंचल भाव थे। ऐसा लग रहा था मानो वह जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त था और उसे बाई बेइफेंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है, गुकिजू एक गहन और गुप्त विशेषज्ञ था जो ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप को गंभीरता से नहीं लेता था। अगर ऐसा होता तो गुकिजू का सारा विचित्र व्यवहार तर्कसंगत हो जाता। क्योंकि वह शुरू से अंत तक दूसरों के साथ शरारतें करता रहता था, इसलिए वह थोड़ा असामान्य लगता था। ये सब सुनने में जटिल लगता है, लेकिन एननिंग ने इन तार्किक संबंधों को महज 3 या 4 सांसों में सुलझा लिया। तो अब उसे बस एक अंतिम निर्णय लेना था। उसने जोखिम उठाने का फैसला किया, ये सोचकर कि गुकिजू एक ऐसा उस्ताद है जो ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप को संभाल सकता है। उसने अन्य 2 विकल्पों को इसलिए नहीं चुना क्योंकि अगर वह उन विकल्पों में जीत भी जाती तो उसे कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा उसके पास एक विशेष जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता था, इसलिए अगर वह जुआ हार भी जाती तो भी उसकी जान खतरे में नहीं पड़ती। बात सिर्फ इतनी थी कि खजाना खत्म हो जाएगा, जिससे भविष्य में उसकी कार्रवाइयों के लिए एक प्रमुख सुरक्षा कवच कम हो जाएगा। ये सोचते हुए गुकिजू अभी पूरी तरह से चली भी नहीं थी कि एननिंग भीड़ से बाहर निकली और बोली, मैं उसका साथी हूँ, मैं उसके साथ जाकर लाभ उठाना चाहता हूँ। बाई बेइफेंग और गुकिजू ज्यादा दूर नहीं गए थे, इसलिए बाई बेइफेंग के चेहरे पर गहरी उलझन और असमंजस का भाव दिखाई दिया। उन्हें वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि गुकिजू और एननिंग क्या सोच रहे थे। आखिरकार ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप को ख्यात था, गुकिजू और एननिंग चाहे जो भी करना चाहें, एक बार जब वे ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो उनका जीवन पूरी तरह से उनके नियंत्रण में होता है। हालांकि गुकिजू के चेहरे पर गहरी रुचि के भाव दिखाई दे रहे थे। एननिंग का अनुमान सही था, वह गड़बड़ी पैदा करने के लिए बाई बेइफेंग के पीछे गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एननिंग उसका पीछा करने की हिम्मत करेगी। इसका मतलब 2 बातें हो सकती हैं, या तो एननिंग बहुत बुद्धिमान महिला नहीं थी, या फिर एननिंग एक अत्यंत बुद्धिमान महिला थी। कुछ सुरागों के जरिए उसने उसके असली स्वभाव और इरादों को समझ लिया था। उसे असल स्थिति का पता ही नहीं था। जब गुकिजू इन बातों पर विचार कर रही थी तब तक एननिंग को यहाँ लाया जा चुका था।
एननिंग ने गोकिजू के चेहरे पर सहज और स्वाभाविक भाव देखा और उसे और भी यकीन हो गया कि उसका अनुमान सही था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि गोकिजू कौन था, लेकिन वह निश्चित रूप से एक उस्ताद था। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटी होती तो गोकिजू भी एक बहुत प्रसिद्ध विशेषज्ञ होती, अन्यथा भेष बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। बाई बेइफेंग को यह नहीं पता था कि वह नरक के राजा को शिविर में वापस ले आया है। उसने कुशलतापूर्वक गोकिजुए और आननिंग को शिविर में वापस ले जाकर नेता हेजू को सूचना दी। हेजू ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप का नेता था, जो एफ रैंक पीक पर एक शक्तिशाली हस्ती था। कई साल पहले उन्होंने अपना नाम बदल लिया और फिर प्रसिद्ध ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप की स्थापना की। हेजू बहुत हट्टा-कट्टा था और उसका पूरा व्यवहार गंभीर और प्रभावशाली था। उसका हथियार काफी विशिष्ट था, 2 सिरों वाला नुकीला डंडा। वह गोकिजू और आननिंग के सामने आया और पूछा, क्या आप 50% लाभ चाहते हैं? एननिंग ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, जबकि गोकिजू ने लापरवाही से कहा, हाँ, हमें 50% लाभ चाहिए। ये सुनकर हेजू मुस्कुराए और बोली, क्या आप जानते हैं कि यहाँ क्या फ़ायदे हैं? गोकिजू ने लापरवाही से आगे कहा, यहाँ ई रैंक की एस की 2 नसें हैं। यह जवाब सुनकर हेजू की मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। हेजू ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि इसके बजाय गोकिजू और आननिंग का अवलोकन करना शुरू कर दिया। कुछ देर देखने के बाद उसने पूछा, तुम दोनों कौन हो? बेशक गोकिजू उसे अपनी पहचान नहीं बताएगी और आननिंग का बोलने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए हेजू को जो जवाब मिला वह था, हमारी पहचान महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम 50% लाभ चाहते हैं। हेजू मुस्कुराया और इस बार सिर हिलाते हुए बोला, मुझे डर है कि यह ठीक नहीं रहेगा। हम ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप हमेशा से दूसरों से लाभ मांगने वाले रहे हैं। ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप की स्थापना के बाद से कोई भी ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप से बदले में कोई लाभ नहीं मांग पाया है। गोकिजू ने बेपरवाही से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मुझसे मिले नहीं हैं। अन्यथा ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप को अपने कुछ लाभ साझा करने पड़ेंगे। उनके शब्दों ने निस्संदेह हेजू को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। बातचीत इस मुकाम पर पहुंच जाने के बाद हेजू ने गोकिजू के साथ आगे संवाद करने में पूरी तरह से रुचि खो दी। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी जब उसने कहा, शायद आपको ये पता न हो, लेकिन ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के इलाके में लापरवाही से बोलना आपकी जान ले सकता है। हेजू की आवाज़ बंद होते ही बाई बेइफेंग और अन्य लोग बिना किसी झिझक के आगे बढ़ गए। सभी के हाव भाव अत्यधिक अभ्यासित थे। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा कुछ किया था। बात बस इतनी सी थी कि अतीत में वे कुछ मूर्खों को ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के इलाके में फंसाकर मार डालते थे। इस बार गोकिजू और आननिंग अपने पिछले सभी विरोधियों से भी ज्यादा मूर्ख प्रतीत हुए। उन्हें गोकिजू और आननिंग को फंसाने के लिए कोई योजना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वे दोनों सीधे आग के गड्ढे में कूद गए। गोकिजू ने अपने सामने के दृश्य को देखा, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। उसके चारों ओर बिजली कड़क उठी और वह थंडर बैटल सेबर, जिसका उसने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था, तुरंत प्रकट हो गया। जैसे ही थंडर बैटल सेबर प्रकट हुआ, वह तुरंत ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों से भिड़ गया। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लोग उसके रक्त भाले और उसके अर्ध ड्रैगन रूपांतरण द्वितीय युद्ध रूप के बारे में अधिक जानते थे। बाहरी लोगों को जाहिर तौर पर उसकी थंडर पावर और उसकी कुछ अन्य विधियों के बारे में पता नहीं था। इस समय न तो आननिंग और न ही हेजू उसके असली मूल का पता लगा सकते थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक वह मर नहीं जाता तब तक इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के मात्र मोहरे गोकिजू का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के भाड़े के सैनिक साधारण एफ रैंक कॉस्मिक वॉरियर्स का सामना करने में सभी कुलीन थे, लेकिन गोकिजू के सामने वे महज निम्न श्रेणी के सैनिक और निकम्मे लोग थे। स्विश 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 स्विश। एननिंग की हैरान निगाहों के सामने गोकिजू ने एक ही कृपाण से कई दुश्मनों का मुकाबला किया और वास्तव में बाई बेइफेंग और अन्य लोगों को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जब बाई बेइफेंग और हेजू के समूह ने ये दृश्य देखा तो वे भी काफी आश्चर्यचकित रह गए। इस बिंदु पर आकर उन्हें आखिरकार समझ में आया कि गोकिजू इतना अहंकारी क्यों था। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक अहंकारी और घमंडी है तो इसके केवल 2 ही कारण हैं। इसका एक कारण यह है कि अज्ञानी लोग निर्भीक होते हैं और दूसरा ये कि विरोधी के पास अहंकारी होने की क्षमता होती है। स्पष्टतः गोकिजू बाद वाले समूह से संबंधित थी। गोकिजू की अविश्वसनीय बहादुरी को देखकर आननिंग तुरंत बहुत खुश हो गई। उनकी चतुराई ने एक बार फिर उन्हें सही निर्णय लेने में सक्षम बनाया। हालांकि वह अब भी यह नहीं बता पाई थी कि महान देवता गोकिजू कौन थे। एक बात तो निश्चित थी और वह थी गोकिजू की भयावह युद्ध शक्ति। इस समय उसने सहजता और कुशलता से ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों को पूरी तरह से काबू में कर लिया। ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के नेता के रूप में हेजू ने तमाशा चुपचाप खड़े होकर नहीं देखा और न ही उसने अपने अधीनस्थों को गोकिजू से आमने सामने की लड़ाई के लिए पीछे हटने का आदेश दिया।
उसका विकल्प था कि वह किनारे से शांतिपूर्वक स्थिति का अवलोकन करे और सबसे उपयुक्त क्षण में गुकिज्यू पर घातक प्रहार करे। उनकी सोच सही थी, लेकिन गुकिज्यू का युद्ध अनुभव बहुत विशाल था। हेजू ने काफी देर तक स्थिति का जायजा लिया, लेकिन उसके पास छुपकर हमला करने का कोई मौका नहीं था। बेबस होकर हेजू के पास छिपकर हमला करने का विचार छोड़ने और युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं था। गुकिज्यू की ताकत तो जबरदस्त थी ही, लेकिन हेजू भी कमजोर नहीं थी। उसके हाथ में मौजूद दोधारी गदा अचानक गुकिज्यू की ओर तेजी से बढ़ी, जिससे ऊर्जा के तीव्र उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए। धमाका! गुकिज्यू की वज्र युद्ध तलवार हेजू की दोधारी गदा से भयंकर रूप से टकरा गई। जैसे ही वे टकराए, एक जबरदस्त और शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह बाहर की ओर फैल गया। इस जबरदस्त बल के बावजूद गुकिज्यू का शरीर पूरी तरह स्थिर रहा। हेजू, जिसने पहल की थी, थोड़ा सा डगमगा गई। हेजू की निगाहें गुकिज्यू पर टिकी हुई थीं। अंदर ही अंदर वह बेहद सदमे में था। क्या हो रहा है? ये बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे है? उससे निकलने वाला ऊर्जा का उतार चढ़ाव वास्तव में केवल एफ रैंक प्रथम स्तर का है, लेकिन उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की तीव्रता वास्तव में मेरी ऊर्जा के बराबर है। सदमे में डूबी हेजू की तुलना में गुकिज्यू का दिल बहुत शांत था। एफ रैंक तक पहुंचने के बाद मेरी ताकत में वाकई गुणात्मक उछाल आया है। साधना के दौरान इतने सारे संसाधनों को खर्च करना व्यर्थ नहीं गया। खेती बाड़ी में उनकी वृद्धि अत्यंत संसाधन गहन थी। उसने सामान्य सुपर गॉड रैंक योद्धाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की तुलना में दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों गुना अधिक संसाधनों का उपभोग किया। विशाल संसाधनों के उपभोग से मिलने वाला प्रतिफल स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा था। हालांकि वह वर्तमान में केवल एफ रैंक प्रथम स्तर के दायरे में है, लेकिन उसकी समग्र गुणवत्ता हेजू की तुलना में 10 गुना या यहाँ तक कि दर्जनों गुना अधिक है। इसलिए भले ही उनके क्षेत्र में अंतर था, फिर भी उसकी समग्र शक्ति ने हेजू को कुचल दिया। हालांकि हेजू को पता था कि गुकिज्यू कितना दुर्जय था, फिर भी उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। इतनी बड़ी संख्या में होने के कारण वे गुकिज्यू को थका थका कर मार सकते हैं। वह बिना किसी झिझक के तुरंत गुकिज्यू की ओर दौड़ा और अपने दोधारी गदा को घुमाता रहा। भाई बेइफेंग और अन्य लोग भी समझ गए थे कि इस बार उनका सामना एक कठिन प्रतिद्वंद्वी से हुआ है। किसी ने भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की, वे सभी बेताब होकर लड़ने लगे। अचानक एक और भी भयंकर युद्ध छिड़ गया। ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के 30 से अधिक एफ रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ आगे बढ़े और गुकिज्यू को घेरना शुरू कर दिया। बहन आननिंग काफी वफादार थी, उन्होंने इन परिस्थितियों में भी भागने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करते हुए 2 दुश्मनों को रोककर गुकिज्यू की मदद की। हालांकि एननिंग केवल 2 एफ रैंक के कॉस्मिक वॉरियर्स से लड़ रही थी, फिर भी वह फिलहाल लगातार कठिनाई के बारे में शिकायत कर रही थी। गुकिज्यू के 30 लोगों से लड़ने को खेल की तरह मत देखो, सिर्फ 2 लोगों से निपटने में ही उसे अभूतपूर्व रूप से भारी दबाव महसूस हुआ। अब एननिंग चाहती थी कि गुकिज्यू उसे अपनी युद्ध शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा दे दे। इससे वह 2 लोगों के खिलाफ एक की स्थिति को आसानी से संभाल सकेगी। दरअसल गुकिज्यू सतह पर जितना शांत दिख रहा था, उतना शांत अंदर से नहीं था। इसलिए उसने दिखावा करना बंद करने और अपने असली पत्ते खोलने का फैसला किया। गर्जन! आकाश को चीर देने वाली एक प्रचंड गर्जना अचानक गूंज उठी। इसके तुरंत बाद गुकिज्यू का रूप तेजी से बदल गया। भूरे सफेद रंग के लंबे बालों का एक गुच्छा झरने की तरह उसके कंधों पर लिपटा हुआ था। इसके बाद अचानक उसके शरीर पर एक काले रंग का रहस्यमयी ड्रैगननुमा वस्त्र प्रकट हो गया। उसके पीछे एक लंबी काली अजगर की पूंछ धीरे धीरे लहरा रही थी। दरार! उसके कंधों के नीचे 2 भयंकर और दबंग काले ड्रैगन ने अपने ड्रैगन सिर फैला रखे थे और आसपास की भीड़ को धमकी भरी निगाहों से घूर रहे थे। स्विश! अपनी कलाई को हल्के से घुमाते ही गुकिज्यू के हाथ में खून का भाला आ गया। रक्त भाला और उसके आधे ड्रैगन रूपांतरण को देखकर ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों के दिल बैठ गए। इस क्षण उन्हें समझ में आया कि उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति इतना अहंकारी क्यों था। कारण सीधा साधा था, यह व्यक्ति अनंत साम्राज्य का मुखिया गुकिज्यू था। गुकिज्यू ने क्योंकी तारामंडल और ब्लैक प्रिजन तारामंडल, 2 तारामंडल सभ्यताओं के मामलों में हस्तक्षेप करने का साहस किया। ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप जैसा छोटा सा समूह उसे कैसे भयभीत कर सकता था। हालांकि हेजू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गुकिज्यू लंबे समय तक चुप नहीं रहेगी और फिर से मुसीबत खड़ी करने के लिए आउटपोस्ट स्टार छोड़ने की हिम्मत करेगी। ये जानने के बाद कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति गुकिज्यू है, हेजू का मूड बहुत जटिल हो गया। एक तरफ आशंका थी, दूसरी तरफ उत्साह। ब्लैक प्रिजन स्टार क्लस्टर सभ्यता और क्योंकी स्टार क्लस्टर सभ्यता दोनों ने गुकिज्यू के लिए इनाम घोषित किए थे। जो भी गुकिज्यू को मार गिराएगा उसे डी रैंक कॉस्मिक लेवल तक साधना करने के लिए पर्याप्त संसाधन इनाम के तौर पर मिलेंगे। चोटी! हेजू इस पुरस्कार को ठुकरा नहीं सकी। एक निश्चित लाभ और छिपे हुए तुरुप के पत्तों के साथ वह जुआ खेलने के लिए और भी अधिक इच्छुक था।
बिना किसी झिझक के उसने ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों को आदेश दिए, गॉड रेस एनहेंसमेंट पोशन का प्रयोग करें। गॉड रेस एनहेंसमेंट पोशन भी गॉड रेस के तकनीकी उत्पादों में से एक था। इन शक्तिवर्धक औषधियों के कई प्रकार थे और विभिन्न प्रकारों के अलग अलग प्रभाव थे। हेजू और उसके साथियों के पास मौजूद शक्तिवर्धक औषधियां 1 घंटे के लिए उनकी ताकत को 50% तक बढ़ा सकती थीं। दरार, हेजू ने शक्तिवर्धक औषधि की एक बोतल पी ली, फिर अपने हाथ में क्रिस्टल की बोतल को चूर चूर कर दिया। अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन गोकिजू के सबसे करीब मौजूद दुर्भाग्यशाली व्यक्ति उस शक्तिवर्धक औषधि का सफलतापूर्वक उपयोग करने में असफल रहा। जैसे ही वह शक्तिवर्धक औषधि का प्रयोग करने की तैयारी कर रहा था, गोकिजू के रखवाले ने अचानक उसके गले को भेद दिया। ईश्वरीय शक्ति बढ़ाने वाली औषधि का उपयोग करने वाले इन लोगों का रूपांतरण गोकिजू के रूपांतरण से अलग था। गोकिजू का रूपांतरण पल भर में हो गया, जबकि उनके द्वारा संवर्धन औषधि के उपयोग के लिए 2 या 3 सांसों की आवश्यकता थी। इस प्रक्रिया के दौरान गोकिजू का समय रुका नहीं। स्वाभाविक रूप से वह हेजू और उसके समूह द्वारा अपने संवर्धन को पूरा करने का इंतजार नहीं करेगा। इतना ही नहीं, अगर उसका सामना रूपांतरण प्रकार के अन्य शत्रुओं से होता, और अगर उनकी परिवर्तन प्रक्रिया बहुत दिखावटी और धीमी थी, वह उनके रूपांतरण के दौरान भाले से उन्हें आसानी से मौत के घाट उतार सकता था। हेजू को यह उम्मीद नहीं थी कि गोकिजू बिना कुछ किए उन्हें शक्तिवर्धक औषधि का उपयोग करते हुए देखती रहेगी। शक्तिवर्धक औषधि का असर शुरू होने के बाद उसने सबसे पहले गोकिजू पर हमला किया। मरना, हेजू का हथियार दोधारी गदा से बदलकर 2 विशालकाय तलवारों में तब्दील हो गया। उसकी ताकत वाकई चौंकाने वाली थी। वह इन दोधारी तलवारों को एक एक हाथ से चला सकता था, एक एक तलवार दोनों हाथों में। ये दोनों विशाल तलवारें साधारण हथियार नहीं थीं, इन्हें उच्च घनत्व वाली सामग्रियों से बनाया गया था। जब हेजू के हाथों में मौजूद विशाल तलवारें चलीं, तो ऐसा लगा मानो जैविक विनाश करने में सक्षम एक छोटा क्षुद्रग्रह हिंसक रूप से गोकिजू की ओर आ रहा हो। हेजू के हमले का सामना करते हुए गोकिजू ने कोई चिंता नहीं दिखाई और उसका डटकर मुकाबला किया। स्विश, उसके हाथ में मौजूद रक्त भाला तेजी से हेजू की विशाल तलवारों से जोरदार तरीके से टकरा गया। टकराव के क्षण में एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र तुरंत सभी दिशाओं में फैल गया। इस एक ही हमले से आसपास का पूरा इलाका अराजकता में डूब गया। उन दोनों के बहुत करीब मौजूद और अपर्याप्त ताकत वाले भाड़े के सैनिक ऊर्जा के झटके से तुरंत बुरी तरह घायल हो गए। उनके मुंह से खून निकला और वे पीछे की ओर उड़ गए। इस स्तर के टकराव में यहाँ तक कि आननिंग, जो काफी दूर थी, भी ऊर्जा की लहर से उड़कर दूर जा गिरी। संभलने के बाद एननिंग ने घोर हैरानी से गोकिजू की ओर देखा। ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों की स्थिति भी आननिंग से बेहतर नहीं थी। उनमें से प्रत्येक हक्का बक्का रह गया, उनके मुंह खुले रह गए, उनकी आंखें सदमे से भर गईं क्योंकि वे गोकिजू को घूर रहे थे। उनकी असाधारण शक्ति को देखकर उन्हें लगा कि यह अकल्पनीय है। हालांकि वे सदमे में थे, हेजू जैसे कुछ लोग अभी भी गोकिजू के साथ एक खूनी लड़ाई लड़ रहे थे। यह एक ऐसा खेल था जो एक बार शुरू हो जाने पर समाप्त नहीं किया जा सकता था। इसे समाप्त करने का केवल एक ही तरीका था, एक पक्ष की पूर्ण हार। जब गोकिजू हेजू से लड़ रहा था तो उसने आननिंग से कहा, तुम परिधि पर पहरा दो, युद्ध के मैदान में प्रवेश मत करो। एननिंग ने तुरंत सिर हिलाया, ठीक है, मैं बाद में उस पर घात लगाऊंगा। उसका ये बात जोर से कहना निश्चित रूप से जानबूझकर किया गया था, जिसका उद्देश्य हेजू और अन्य लोगों का ध्यान भटकाना था। हालांकि गोकिजू को आननिंग की बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसे यह चतुर महिला कुछ हद तक दिलचस्प लगी। जैसे ही आननिंग युद्ध क्षेत्र से बाहर निकली, गोकिजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई की। सिजल, गड़गड़ाहट, धमाका धमाका। अचानक आकाश में लगातार बिजली चमकने लगी। उसके चारों ओर रक्त की ऊर्जा एक ड्रैगन की तरह हिंसक रूप से उमड़ रही थी। इस समय गोकिजू ने मानो अजेय अवस्था को सक्रिय कर लिया हो और वह निर्दयतापूर्वक लोगों की जान लेने लगी। उसका भयावह एफ रैंक ब्रह्मांडीय स्तर इस समय अधिकतम शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। दरार, गोकिजू के हाथ में मौजूद रक्त भाला अचानक आगे बढ़ा, जिसे बाई बेइफेंग के ऊर्जा बल क्षेत्र ने रोक दिया। पफ, गोकिजू को परवाह नहीं थी, उसने तेजी से अपना भाला वापस खींच लिया और फिर से वार किया। इस बार बाई बेइफेंग किसी भी तरह का प्रभावी प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ था और गोकिजू के रक्त भाले ने सीधे उसकी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा उड़ा दिया। बाई बेइफेंग का आत्मिक शरीर भय से अपने खोल से बाहर निकल भागा, लेकिन आकाश से गिरती हुई लाल बिजली की एक तेज चमक से वह तुरंत ही नष्ट हो गया। ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के उपनेता बाई बेइफेंग की मौत तो बस शुरुआत थी। गोकिजू ने जल्द ही अपनी परम शक्ति का फिर से प्रयोग किया और निर्मम नरसंहार का एक नया दौर शुरू कर दिया। 10 से अधिक सांसें बीत गईं और युद्ध के मैदान में केवल 2 लोग ही खड़े रह गए। एक गोकिजू थी और दूसरी हेजू थी। जहां तक आननिंग की बात है, जो युद्ध के मैदान से बाहर थी, वह पहले ही लड़ाई देखने के लिए बैठ चुकी थी। अगर माहौल इतना तनावपूर्ण न होता तो उसे पॉपकॉर्न खाने की भी इच्छा हो जाती।
गुकिजू ने हेजू की ओर एक नज़र डाली और उसके हाथ में मौजूद रखभाला धीरे धीरे गायब हो गया। उसके भूरे बाल, उसके शरीर पर लिपटा हुआ लबादा और उसके पीछे मौजूद ड्रैगन की पूंछ भी छिपी हुई थी। हेजू 2 कदम लड़खड़ा गई, फिर अनिच्छा से जमीन पर घुटने टेक दिए। उसने दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। ब्लड रिवर मर्सिनरी ग्रुप के नेता के रूप में अंततः उसका भी वही अंत हुआ जो उन अनगिनत लोगों का हुआ था जिन्हें उसने मारा था। एक अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के हाथों उसकी मृत्यु हुई। जब गुकिजुए आननिंग के पास पहुंचा तो उसने अपना हाथ उठाया और कई फ्रेंड के क्रिस्टल कोर उसकी हथेली में गिर गए। एननिंग, जो अभी बैठी ही थी, तुरंत खड़ी हो गई और गाली देने लगी। मैं ब्रह्मांड की इच्छा की कसम खाता हूं, मैं तुम्हारी असली पहचान कभी उजागर नहीं करूंगा। इस समय उसे कुछ हद तक डर लग रहा था कि गुकिजू अपने हिंसक आवेश में आकर भले से उसकी जान न ले ले। हालांकि गुकिजू हत्या करने में निर्णायक था, लेकिन उसे निर्दोषों का अंधाधुंध वध करने का शौक नहीं था। उसने आननिंग की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यहाँ ही रैंक ऊर्जा पत्थरों का खनन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें उसका 2/10वां हिस्सा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? ये सुनकर एननिंग बेहद खुश हो गई। कोई बात नहीं, हमारे पिछले समझौते के अनुसार 10वां हिस्सा ठीक है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने एक पूरी तरह से स्वचालित संसाधन संग्रहण केंद्र निकाला और विभिन्न रोबोट और यांत्रिक उपकरण तुरंत काम करने लगे। स्पष्टतः यह महिला भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। संसाधन निष्कर्षण आधार एक पुनर्तः स्वचालित रूप से संचालित होने वाला उपकरण था। इसमें कई रोबोट और एक शक्तिशाली बुद्धिमान टर्मिनल शामिल थे। एक बार जब ये चलना शुरू हो गया तो एननिंग को कोई भी ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं थी। एननिंग स्वाभाविक रूप से आराम करने से खुश थी और उसने गुकिजू के साथ बातचीत शुरू कर दी। चीफ गो, क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि कियोंकी तारा समूह और काला कारागार तारा समूह आपके खिलाफ एक विनाशकारी हमला करेंगे? गुकिजू ने सहज भाव से पूछा, आप क्या सोचते हैं? एननिंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अत्यधिक कुशल और साहसी हैं, या फिर आपके पास जीवन बचाने के कुछ विशेष तरीके हैं। मुझे लगता है कि यह बाद वाला विकल्प है। गुकिजू ने कुछ आश्चर्य से आननिंग की ओर देखा। उसने पहले ही गौर किया था कि यह महिला बहुत बुद्धिमान है। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसका अनुमान सही था। एननिंग वाकई बेहद बुद्धिमान थी। गुकिजू ने आननिंग के शब्दों को न तो स्वीकार किया और न ही खंडन किया। हालांकि वह और दूसरा पक्ष सहयोगात्मक संबंध में थे, लेकिन ये केवल अस्थायी था, इसलिए उसे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। हालांकि एननिंग को लगा कि गुकिजुए एक उत्कृष्ट सहयोगी है और वह उसके साथ कुछ बड़े उपक्रमों को शुरू करने की तैयारी कर रहा था। चीफ गो, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? एननिंग ने एक क्रिस्टल बॉल निकाली। पहली नज़र में यह एक आभूषण की तरह लग रही थी, लेकिन जब गुकिजू ने अपनी मानसिक ऊर्जा उसमें डाली तो उसे एक तारामंडल का नक्शा दिखाई दिया। तारामंडल मानचित्र में विभिन्न संसाधनों को चिन्हित किया गया था। स्पष्टतः ये किसी सभ्यता का संसाधन खोजक यंत्र था। अंतर यह था कि इस डिटेक्टर को संसाधनों के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। इस स्थान से भी यह आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र का पता लगा सकता था। गुकिजू ने उत्सुकता से पूछा, ये किस सभ्यता का खजाना है? एननिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह लोजिया देव जाति का एक तकनीकी उत्पाद है। फिलहाल इसे नियंत्रित करने वाला केवल मैं ही होना चाहिए। हालांकि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मुझे लोजिया देव जाति का एक हिस्सा मिल गया है। वंश ईश्वर जाति की कई शाखाएं हैं। उदाहरण के लिए, जिस ईश्वर जाति से गुकिजुए का पहले सामना हुआ था, वह दिव्य आधिकारिक ईश्वर जाति की वंशज थी। गोल्डन लायन किंग का वंश ब्रिलियंट गोल्ड गॉड रेस से संबंधित है और एननिंग वर्तमान में गॉड रेस की एक अन्य शाखा से आता है। ईश्वर वंश की इनमें से प्रत्येक शाखा अपने आप में प्रसिद्ध थी और अपने चरम पर गॉड रेस के सभी सदस्य एक एकीकृत इकाई थे। उस समय देव जाति कितनी शक्तिशाली रही होगी, इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है। गुकिजू भी आननिंग के पहले कहे शब्दों का अर्थ समझ गई थी, यानी ये खजाना और यहाँ तक कि लोजिया देव जाति के अन्य खजाने भी शायद केवल उसी के द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं। दोनों पक्षों के लिए सर्वोत्तम परिणाम पारस्परिक लाभ वाला सहयोग था। अगर गुकिजू उसे मार भी देता तो उसे भी कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर विचार करने के बाद गुकिजुए को आननिंग के विचार समझ आ गए। एननिंग के साथ सहयोग करने के प्रति उनका रवैया उदासीन था। उसके हाथ में गोल्डन लायन किंग का खजाना नक्शा था और वह आननिंग की मदद के बिना भी लाभ प्राप्त कर सकता था। बेशक अगर वह आननिंग के साथ सहयोग करता तो उसे अतिरिक्त लाभ मिलते। एननिंग की थोड़ी घबराहट भरी निगाहों के नीचे गुकिजू ने हल्के से सिर हिलाया। हम सहयोग कर सकते हैं, हालांकि मुझे उन लाभों का 7/10वां हिस्सा चाहिए जो हमें प्राप्त होते हैं। एननिंग ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। ठीक है। हालांकि उसकी ताकत कमजोर नहीं थी, फिर भी उसके और गुकिजू के बीच स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा अंतर था।
गुकिजू जैसी शक्तिशाली सहयोगी के साथ वह उन कई संसाधनों के साथ अपनी किस्मत आजमा सकती थी जिनके लिए वह अकेले प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। सामान्य परिस्थितियों में उसे उन संसाधनों का 10वां हिस्सा भी नहीं मिलता। गुकिजू के साथ सहयोग करने पर अगर वे सफल हो जाते हैं तो उसे लाभ का 3/10वां हिस्सा मिलेगा। क्या ये शानदार नहीं होगा? जब गुकिजुए और आननिंग बातचीत कर रहे थे उसी दौरान यहाँ मौजूद ही रैंक ऊर्जा पत्थरों की 2 नसों का भी लगातार खनन किया जा रहा था। पता चला कि इन दोनों ऊर्जा पत्थरों की नसों में मौजूद भंडार काफ़ी अधिक थे। अगर ऐसा न होता तो हेजू और अन्य लोग शायद मौत तक लड़ने के लिए नहीं रुकते। इन सभी ऊर्जा पत्थरों की खानों का खनन करने के बाद गुकिजू को कुल 270,000 ही रैंक ऊर्जा पत्थर प्राप्त हुए। एनिंग ने केवल लाभ का 10वां हिस्सा मांगा था लेकिन उसे 30,000 से अधिक ही रैंक ऊर्जा पत्थर भी प्राप्त हुए। गुकिजू और आननिंग दोनों ही इस फसल से बहुत संतुष्ट थे। गुकिजू ने यह भी पाया कि आननिंग बहुत ही पेशेवर थीं। संसाधनों को लेने के बाद उसने कई रोबोटों की मदद से सबूतों को मिटाया और नष्ट किया। यहाँ आने वाले अन्य लोगों को यह निर्धारित करना मुश्किल होगा कि इस स्थान पर कभी किस स्तर के संसाधन मौजूद थे। गुकिजू ने शुरू में सोचा था कि आननिंग को साथ लाना एक अतिरिक्त गहने को ले जाने जैसा है। अब उन्हें एहसास हुआ कि हर किसी की अपनी अपनी विशेषता होती है। लड़ाई का जिम्मा वह संभालेगा और बाकी सब कुछ आननिंग पूरी तरह से संभाल लेगी। ऐसे अच्छे सहायक के साथ आगे के काम स्वाभाविक रूप से बहुत आसान हो जाएंगे। हालांकि न तो गुकिजू, न ही आननिंग और न ही वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च पदस्थ अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी। क्लेन रिसोर्स स्टार सिस्टम वास्तव में एक मालिकहीन तारामंडल नहीं था। कई वर्षों तक क्लेन सभ्यता नामक एक शक्तिशाली सभ्यता अस्तित्व में रही। क्लेन सभ्यता कभी सुपर स्टार क्लस्टर स्तर की सभ्यता थी और वह भी सबसे उच्च कोटि की सभ्यता। उन्हें ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यता के विरुद्ध युद्ध में परास्त कर दिया गया और वे लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। उनकी बहुत कम संख्या में लोग एक दूरस्थ तारामंडल में भाग गए। उस तारामंडल पर कब्जा करने के बाद उन्होंने उसका नाम क्लेन गैलेक्सी रखा। क्लेन गैलेक्सी की गहराइयों में क्लेन सभ्यता की चिंगारी ताकत बटोर रही थी, उस दिन की प्रतीक्षा में जब उनके लोग एक बार फिर गौरव से जगमगाएंगे। लेकिन क्लेन जनजाति के लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी तारामंडल प्रणाली अचानक इतने सारे बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत करेगी। कलाइन गैलेक्सी कोर क्षेत्र। यहाँ एक निरंतर घूमता हुआ विशाल ब्लैक होल था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक वास्तविक ब्लैक होल के समान नहीं था। ये क्लेन लोगों की तकनीक द्वारा बनाया गया एक भ्रम था, क्योंकि क्लेन लोगों का मुख्य समूह इस नकली ब्लैक होल स्पेस के भीतर स्थित था। हालांकि इस दिखने में भयावह ब्लैक होल में ब्लैक होल के कुछ गुण और क्षमताएं थीं, लेकिन यह उतना भयावह नहीं था। अन्यथा क्लेन जनजाति के अंतिम लोग इस झूठे ब्लैक होल में नहीं रह रहे होते। क्लेन जनजाति द्वारा निर्मित कृत्रिम ब्लैक होल के भीतर एक 4 आयामी स्थान मौजूद था। सामान्य दुनिया त्रि-आयामी अंतरिक्ष में विद्यमान है। यदि समय अक्ष को भी शामिल किया जाए तो यह 4 आयामी स्पेस-टाइम में विद्यमान है। हालांकि 4 आयामी स्पेस-टाइम और 4 आयामी स्पेस अलग अलग हैं। हालांकि क्लेन लोग 4 आयामी अंतरिक्ष के प्राणी नहीं थे, लेकिन 4 आयामी अंतरिक्ष बनाने की उनकी क्षमता उनकी प्रौद्योगिकी की ताकत को दर्शाती है। इस 4 आयामी स्पेस-टाइम में बड़ी संख्या में हाइबरनेशन पॉड्स थे, जिन्हें आग के नाम से भी जाना जाता था। आग का उद्देश्य क्लेन लोगों को शीतनिद्रा में जाने की अनुमति देना और जैव इंजीनियरिंग के माध्यम से संश्लेषित नए क्लेन लोगों को विकसित होने देना था। क्लेन जनजाति के जो दसियों हजार लोग शुरू में यहाँ भाग कर आए थे, वे अब बढ़कर दसियों अरबों की संख्या में पहुँच गए हैं। क्लेन गैलेक्सी में हुए परिवर्तनों के कारण अनगिनत वर्षों से निष्क्रिय पड़े ये क्लेन लोग धीरे धीरे जागृत होने लगे। एक लंबी पुनर्प्राप्ति अवधि के बाद वे क्लेन लोगों की प्रतिष्ठा को बहाल करेंगे। बस इसी क्षण एक के बाद एक कई संदूक खुलने लगे। क्लेन लोगों की शक्ल भी इंसानों जैसी होती है। हालांकि उनके शरीर बहुत खुरदरी, गहरे बैंगनी रंग की त्वचा से ढके होते हैं, जिसकी सतह पर अजीबोगरीब प्राकृतिक पैटर्न बने होते हैं। उनकी कलाई पर बेहद तेज हड्डी के ब्लेड होते हैं। जब वे युद्ध की अवस्था में आते हैं तो वे अपने पूरे शरीर को शल्कों और कवच से ढक सकते हैं। वे जन्मजात योद्धा हैं, एक ऐसी नस्ल जो युद्ध के लिए ही बनी है। जहां तक उनकी प्रौद्योगिकी की बात है, उन्होंने मूल रूप से स्वयं इस पर कोई शोध नहीं किया है। ये सब विभिन्न युद्धों के दौरान लूटा गया था। क्लेन लोगों में एक विशिष्ट नस्लीय विशेषता है, वे अधिकांश अन्य नस्लों से प्रजनन के मामले में अलग थलग नहीं हैं। उन्होंने एक बार छिपकली जैसे दिखने वाले वैज्ञानिकों को पकड़ लिया, उनके साथ संबंध स्थापित किया और संतान उत्पन्न की। जब क्लेन लोगों का विशाल बहुमत सो रहा था, तब केवल छिपकली जैसे दिखने वाले इन आधे खून वाले वंशजों ने ही बाहरी दुनिया पर नजर रखी। क्लिक, एक तीखी आवाज गूंजी और कैनेस धीरे धीरे एक पवित्र कैबिनेट से उठे। कैनेस का रूप भी मानवाकार था, वह क्लेन जनजाति का आधा मानव योद्धा था। उनकी मिश्रित वंश परंपरा ने उनकी युद्ध क्षमता को कमजोर नहीं किया, बल्कि इसने उनके जीन को अत्यंत परिपूर्ण बना दिया। उफ, मैं आखिरकार बाहर आ गया।
4 आयामी अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही कैनेस ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसके चारों ओर एक विशेष क्षेत्र था जो उसके द्वारा घेरे गए स्थान को 3 आयामों तक सीमित कर देता था। अन्यथा वर्तमान कैनेस इस त्रिआयामी रूप में नहीं होते, बल्कि एक विचित्र 4 आयामी रूप में विद्यमान होते। न केवल कैनेस के आसपास ऐसा क्षेत्र था, बल्कि सभी क्लेन योद्धाओं के पास भी ऐसा ही क्षेत्र था। 4 आयामी अंतरिक्ष के केंद्र में स्थित अराजकता का केवल एक क्षेत्र ही आयामी रूप से कम नहीं हुआ था। क्लेन जनजाति के 12 बुजुर्ग सभी इस धुंधले अराजकता के भीतर रहते थे। कार्यक्षेत्र। असंख्य युगों के दौरान वे अर्ध 4 आयामी प्राणियों में विकसित हो गए थे। अर्थात अपने 4 आयामी क्षेत्र के भीतर वे 4 आयामी होते हैं, लेकिन 4 आयामी क्षेत्र से बाहर निकलने पर वे केवल 3 आयामी प्राणियों के रूप में ही विद्यमान हो सकते हैं। अन्यथा वे पहले से ही अजेय होते। आयामी कमी के हमले कोई मजाक नहीं हैं। जैसे जैसे क्लेन के कई योद्धा एक एक करके जागते गए, 12 आवाज़ों का मिश्रण एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। कैनेस, ऑगस्ट, पॉयसन, विंस्टन। क्लेन जनजाति के 12 बुजुर्ग अपने 4 आयामी रूप में एक दूसरे के साथ समाहित प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने एक साथ 100 नाम पढ़े। क्लेन के इन योद्धाओं को पुकारने के बाद 12 बुजुर्गों ने आगे कहा, आप में से प्रत्येक 100 मिलियन लड़ाकू सैनिकों का नेतृत्व करेगा। निकटतम संभव समय में सभी आसपास के तारा समूहों पर कब्जा करो। ये सुनकर कैनेस और अन्य लोगों ने प्रणाम करते हुए कहा, जैसा आप आदेश दें। इसके बाद अंतरिक्ष यान और बड़ी मात्रा में हथियार और उपकरण 4 आयामों से 3 आयामों में सिमट गए और साथ ही 4 आयामी अंतरिक्ष को छोड़ दिया। क्लेन जनजाति से उत्पन्न 10 अरब लड़ाकू सैनिक मधुमक्खियों के झुंड की तरह 4 आयामी अंतरिक्ष से 3 आयामी अंतरिक्ष में चले गए। क्लेन लोगों की तकनीकी पराकाष्ठा एक नियंत्रणीय 4 आयामी स्थान का अधिकार था। सबसे अजीब बात यह थी कि यह तकनीक चोरी की गई थी और उनके वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से नहीं समझते थे, इसलिए इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका। गुकिजू ने सोचा कि पिछली बार की उनकी स्टार क्लस्टर और ब्लैक प्रिजन स्टार क्लस्टर को इतना बड़ा नुकसान होने के बाद वे जल्द ही फिर से कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि इस बार उसका सामना किसी तारा समूह स्तर की सभ्यता से नहीं, बल्कि पतनशील सुपर तारा समूह स्तर की सभ्यता से होगा। अनंत इंजन ने तुरंत चेतावनी जारी की। चेतावनी, क्लेन पीपल के लड़ाकू सैनिक प्रकट हुए हैं, जिनके 4 घंटे के भीतर आपके स्थान पर पहुंचने की उम्मीद है। अनंत इंजन द्वारा दिए गए संकेत को देखकर गुकिजू स्तब्ध रह गई। उसने जल्दबाजी में क्लेन लोगों से संबंधित जानकारी की जांच की और पाया कि वे युद्ध के प्रति जुनूनी कट्टरपंथियों का एक समूह थे। वे अत्यंत युद्धप्रिय और रक्तपिपासु थे, जो लगातार नरसंहार और लूटपाट में लिप्त रहते थे। उनका नरसंहार और लूटपाट युद्ध को युद्ध से समाप्त करने या विकास और निर्माण के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि विशुद्ध रूप से एक नस्लीय आदत थी। ठीक एक आदतन चोर की तरह, अगर उन्हें चोरी करने का मौका मिलता है तो वे सहज रूप से कार्रवाई करेंगे। क्लेन गैलेक्सी में ऐसे खतरनाक तत्वों की मौजूदगी के बारे में जानने के बाद गुकिजू सुर्खियों से बचने के लिए आउटपोस्ट स्टार लौटने की तैयारी करने लगी। बेशक क्लेन लोगों की स्थिति के बारे में भी रिपोर्ट करना आवश्यक था। हालांकि इस बार उन्हें इसकी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। क्लेन लोग पहले ही सार्वजनिक रूप से वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर चैनल से जुड़ चुके थे। अचानक वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में मौजूद सभी लोगों को क्लेन लोगों का संदेश प्राप्त हुआ। हम सुपर स्टार क्लस्टर स्तर की सभ्यता हैं, क्लेन सभ्यता। अब आपके पास केवल 2 ही विकल्प हैं, क्लेन सभ्यता के 5वीं श्रेणी के नागरिक बन जाएं या मर जाएं। अगर सिर्फ यही एक जानकारी होती तो शायद कुछ लोग दबाव सहन नहीं कर पाते और तुरंत गद्दार बन जाते। हालांकि वे केवल 5वीं श्रेणी के नागरिक ही बन सकते थे, लेकिन शायद एक सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता के 5वीं श्रेणी के नागरिक बनना इतना बुरा भी नहीं होगा। लेकिन ये घोषणा पूरी तरह से सचित्र थी। क्लेन सभ्यता के प्रथम श्रेणी के नागरिक क्लेन राज परिवार हैं और द्वितीय श्रेणी के नागरिक आम क्लेन लोग हैं। तीसरे दर्जे के नागरिक औसत क्षमता वाले क्लेन वंश के आधे रक्त वाले वंशज हैं। जहां तक चौथे दर्जे के नागरिकों की बात है, वे क्लेन लोगों के कुत्ते हैं। बाकी सब क्लेन लोगों के 5वीं श्रेणी के नागरिक हैं। यदि गद्दार का दर्जा कुत्ते से भी बदतर है तो फिर कौन गद्दार बनना चाहेगा? शायद क्लेन लोगों का इरादा उन्हें आत्मसमर्पण करने देने का कभी नहीं था। गुकिजू और आननिंग ने कई लाभों को आपस में बांट लिया था और दोनों मूल रूप से एक बड़े उद्यम की तैयारी कर रही थीं। अप्रत्याशित रूप से दोनों का ही दुर्भाग्य रहा और वास्तव में उन्हें इस तारामंडल स्तर की आपदा का सामना करना पड़ा। गुकिजू ने आननिंग की ओर देखकर कहा, मैं आउटपोस्ट स्टार लौटने की योजना बना रही हूँ। तुम्हारा क्या इरादा है? एनिंग ने उदास स्वर में कहा, क्या मैं आउटपोस्ट स्टार पर शरण ले सकता हूँ? गुकिजू को क्लेन सभ्यता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आननिंग को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि ये क्लेन लोग कितने बर्बर थे। गुकिजू को इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई कि आननिंग आउटपोस्ट स्टार में शरण लेना चाहती थी, लेकिन उसने मना नहीं किया, बस सिर हिलाकर कहा, चलो चलते हैं।
क्योंकि वह एनिंग को साथ ले जा रहा था, इसलिए उसने स्थिति निर्धारण टेलीपोर्टेशन स्टार चार्ट का उपयोग नहीं किया और वह रास्ते में स्थिति का अवलोकन भी करना चाहता था। क्लेन लोगों के प्रकट होने से वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर, क्योंकि स्टार क्लस्टर और ब्लैक प्रिजन स्टार क्लस्टर ने तुरंत शत्रुता समाप्त कर दी। ये क्लेन लोग सबके साझा दुश्मन बन गए। तारामंडल सभ्यताओं के बीच संबंधों में न तो कोई चिरस्थायी मित्र होते हैं और न ही कोई चिरस्थायी शत्रु, केवल चिरस्थायी हित होते हैं। यदि ये तारामंडल स्तर की सभ्यताएं क्लेन लोगों जैसे भयंकर विरोधियों का सामना करने के बाद भी गृहयुद्ध में उलझी रहीं, तो उनका पतन निकट ही होगा। इसके अलावा जिन सभी तारा समूह स्तरीय सभ्यताओं को ये खबर मिली, उन्हें तुरंत सतर्क कर दिया गया। 50 से अधिक तारा समूह स्तरीय सभ्यताओं के राष्ट्राध्यक्षों ने इस अचानक हुई घटना से निपटने के लिए तुरंत एक होलोग्राफिक सम्मेलन आयोजित किया। जब गु किजुए आननिंग के साथ भाग रहा था, तो उसने देखा कि बाकी सभी लोग सड़क के किनारे भाग रहे थे। बहुत से लोगों का मानना था कि क्लेन लोग पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए उनके डेटा पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इसके परिणामस्वरूप सभी को पता चल गया कि ये लोग कितने खूंखार थे। जब गु किजू ने सम्राट अंतरिक्ष यान को चलाकर भागने की कोशिश की, तो कई लोगों ने उसमें सवार होने का अनुरोध किया। कॉकपिट में बैठी एनिंग ने सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा और गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, चीफ गो, अब आपकी क्या योजनाएं हैं? तो ये था ग्लोबल म्यूटेशंस फॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर कहानी का 271 से 280 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।